Any doubt, any question from previous class? संदीप बिना पढ़े डाउट कहाँ से आएगा? हाँ? बिना पढ़े पॉसिबिलिटी है क्या डाउट की? हाँ? देन यहाँ से जाके करते क्या हो क्लास के बाद? अच्छा, इस क्लास के बाद है जीएस? कितने पहले? अच्छा, कितने बजे घर पहुँच जाते? 6 या 7? पूरा 7 मान लिया। उसके बाद और सुबह कितने बजे से क्लास शुरू होती है? सुबह 7:30 भी जीएस है? ओके, तो फिर इस क्लास के बाद कौन सा जीएस? सेल्फ पढ़ रहे होते हो तो बस जीएस पढ़ रहे होते हो? अभी तो सीसेट नहीं लिया है, तो फिर ये सोशियोलॉजी क्यों नहीं पढ़ रहे? नहीं तो कम से कम अभी नोट्स नहीं पढ़ पा रहे हो, आधा घंटा तो निकालो। देखो आपकी प्रॉब्लम को कितने अच्छे से समझा जा रहा है पीछे। एक्सरसाइज करते हो आप लोग? एटलीस्ट 20 मिनट्स डेली एक्सरसाइज करो मॉर्निंग। जिम कर रहे होगे, हार्ड जिम कर रहे होगे? हाँ, तो जरूरत है तुम्हें जिम की? I didn't mean that, but no. Actually, sorry, अर्चा, मेरा कहने का मतलब ये था कि जितनी जरूरत हो उतना करो ना। आजकल जिम कल्चर इतना हो गया है कि जिनको नीड नहीं है, ठीक है, you need to put some weight, you need to gain some weight, बट उसके लिए जरूरी थोड़ा ना है कि वो जिम से ही होगा। कोई बात नहीं। वाओ, मैं बोल रही हूँ क्लास ले रहे हो यूपीएससी की, पढ़ नहीं रहे हो, क्या मतलब है? तो कम से कम पढ़ना स्टार्ट करो। कम से कम पढ़ना स्टार्ट करो। मैं बोल रही हूँ ना, निगेटिव चीजें कोई बोले तो बहुत जल्दी अट्रैक्ट होती है ना, पॉजिटिव नहीं होती है। सो सॉरी। एक आप लोगों की क्लास तो मिलती है जिसमें ओपनली बात कर सकते हैं, नहीं? आप लोगों को भी तो मौका देती हूँ बोलने का। ओ, बर्थडे किसका था उस दिन? पार्टी अभी तक नहीं मिली है मुझे। आप लोगों को मिली क्या? आपको मिल गई पार्टी? बताओ बताओ। मतलब लोगों के बर्थडे निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। हाँ एग्जैक्टली, ऐसा थोड़ा ना होता है। कब है तुम्हारा? 3 को। तो 1 2 3 सब सितंबर बॉर्न हो क्या? और कौन है सितंबर? और कौन है सितंबर बॉर्न? मार्च। और कब आता है चिन्मय? 5 आगे 5 अक्टूबर। ओके, निकल गया। आपका? दोनों से पूछ रही हूँ। जुलाई। आपका 5? अच्छा, आपका 5 था और आपका 9 मार्च। आपका फेब। तो बहुत है सितंबर वाले। कायदे से तीनों के मिलके पार्टी देनी चाहिए। मेरा निकल गया। संडे है उस दिन। क्या? अच्छा, क्लास लगा लेंगे। वाह, वैसे सैटरडे का ऑफ रखो और बर्थडे के लिए संडे को क्लास लगाओ। कोई बात नहीं, आप लोग पार्टी देना मुझे मंडे को। हाँ। हो गया आपका जोक? स्टार्ट करें। कायदे से पार्टी तो बनती है। आपका पेपर 1 भी कंप्लीट हो रहा है।
स्टार्टिंग में यू वर गाइज वेरी वरी कि मैम हमारा सिलेबस टाइम पे कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, ये था नहीं, ये थी ना आपको चिंता? यस, जब मैं पुणे क्लास लेने गई थी तब चिंता थी कि अभी हाँ पेपर 1 हो तो मतलब पेपर, क्योंकि 1 मंथ गैप हो गया ना बीच में, तो चलो कोई नहीं, वो तो हमें पूरा नहीं करना है, तुम्हें टाइम मिला बट उस चीज को आपने यूटिलाइज ही नहीं किया। आप लोगों को 1 मंथ मिला था बट आपने उसको यूटिलाइज ही नहीं किया, और किया चिन्मय ने सब कुछ किया है परफेक्ट। क्लास नहीं, आप सब लोग छुट्टी करते हो, चिन्मय अच्छा नहीं, आप सब लोग वैसे छुट्टी करते हो, चिन्मय और एक और आप थे और कभी कभी सोहेल, ये 3 लोग ऐसे हैं जो क्लास में कंटिन्यू नहीं, ये कई बार मैंने चिन्मय को अकेले बैठ के पढ़ाया है, मैंने नोटिस ही तभी किया है ना। नहीं नहीं, कई बार ऐसा हुआ है जिसमें ये दोनों थे, या फिर और ये होती है तब ये तनु वगैरह भी होती है, उनके साथ होती है। मतलब कहने का मतलब ये है चिन्मय इज द ओनली स्टूडेंट जो क्लास में रेगुलर में रहा है, और सबसे कम अटेंडेंस जो है अर्चा, सबसे कम अटेंडेंस। क्या क्या दुर्लभ होते हैं दर्शन? ओके, कम मिलते हैं, मुश्किल से मिल पाते हैं अर्चा के दर्शन। हाँ, और चिन्मय है जो अवेलेबल रहते हैं हमेशा। कितना बड़ा काम कर रहे हो सोशल। नहीं, आज तो रखी हुई है उसने, अभी रखवाई है, कह के रखवाई है, बताओ। चाय पिया तभी रख दिया था। स्टार्ट करें। वेरिएबल्स क्या होता है? वेरिएबल्स वेरिएबल्स आर दोज पैरामीटर्स whose values varies as situation changes and they are the keys element of an environment। तो बेसिकली वेरिएबल्स वो एलिमेंट है कि जब सिचुएशन चेंज होगी तो आपके वेरिएबल्स भी चेंज हो जाते हैं, उन्हीं को वेरिएबल्स कहा जाता है। इन रिसर्च मेथड there are 2 kind of variable. The first is dependent variable and another one is independent variable। नाम से ही क्लियर हो रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल जो किसी और वेरिएबल पे या किसी और डेटा पे डिपेंडेंट हो, किसी और एलिमेंट पे डिपेंडेंट हो, उनको क्या बोलेंगे? डिपेंडेंट वेरिएबल। एग्जाम्पल, जैसे मैं आपसे पूछूं कि why there is a poverty or why there is a poverty or you I would ask इंडिया में एजुकेशन लेवल इतना पुअर क्यों है, राइट? तो इंडिया में एजुकेशन लेवल का अगर मैं बात कर रही हूँ तो एजुकेशन लेवल इज अ वन वेरिएबल। लो क्यों है? इट इज डिपेंड ऑन मल्टीपल वेरिएबल्स और फैक्टर्स। मल्टीपल फैक्टर्स जैसे इन कि हो सकता है एक तो पेरेंट की इनकम मेजर करो तो पेरेंट्स की इनकम पर डिपेंडेंट है, कुछ पेरेंट्स इतना अफोर्ड कर ही नहीं पा रहे बच्चों को पढ़ाना। दूसरा, इंस्टीट्यूशन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अवेलेबल नहीं है। दूसरा, कनेक्टिविटी नहीं है। तीसरा, इंस्टीट्यूशन है तो उसमें क्वालिटी ऑफ टीचर्स और क्वालिटी ऑफ सब्जेक्ट्स नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो एजुकेशन लेवल इज अ वन पैरामीटर which is depend on multiple variables। yes, तो ये क्या हो गया आपका? dependent variables। a dependent variables can be independent on another situation। that means it is not necessary a dependent variable will dependent all the time। जरूरी नहीं है कि कोई भी dependent variable हमेशा dependent ही रहेगा। जब situation बदलेगी वो dependent variable independent भी हो सकता है। इट डिपेंड्स कि वो किसके रिलेशन, किसके कॉन्टेक्ट में है, राइट? अनदर एग्जांपल, टुडे यू ऑल आर डिपेंडेंट ऑन मी फॉर द सोशियोलॉजी ऑप्शनल।
तो आज आपका सब क्या हो, डिपेंडेंट हो किस पे, मैम पे। कल आप ब्यूरोक्रेट्स बन जाओगे तो क्या आप डिपेंडेंट वेरिएबल रहे, नहीं रहे। तो सिचुएशन बदली तो आपकी डिपेंडेंसी भी बदल गई। यस, सिमिलरली हो सकता है आप में से कई लोग आज फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो, यस, लेकिन कल अगर आप कुछ भी सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट हो गया तो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल किस में चेंज हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में। सो कैन बी से डिपेंडेंट वेरिएबल कैन वेरी फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन। क्लियर। देन बात करें हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल जो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, दैट इज कंसीडर एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दैट मीन्स वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो क्या है, जो किसी चीज सिचुएशन पर डिपेंडेंट नहीं रहता है, किसी पर्टिकुलर अदर एलिमेंट अदर वेरिएबल्स पर डिपेंडेंट नहीं है, वो क्या हो गया आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एनी एग्जांपल, एनी एग्जांपल? फॉर एग्जांपल मैंने आपको अभी बताया ब्यूरोक्रेट्स। ब्यूरोक्रेट्स अपने डिसीजन के लिए किसी पे डिपेंडेंट है, नहीं है, दैट इज या इंडिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। बट कुछ सिचुएशन ऐसी आएंगी कि वो इंडिपेंडेंट भी कभी कभी डिपेंडेंट बन जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं रिलेशन में करके बात करूं, मैं बात करूं अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बोथ। कैसे? अनएम्प्लॉयमेंट के लिए अगर मैं बात करूं, द मेजर कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज द एजुकेशन। सो हियर एजुकेशन इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। व्हाई? बिकॉज ये एम्प्लॉयमेंट डिपेंडेंट हो गई एजुकेशन पे। तो इन रिलेशन टू अनएम्प्लॉयमेंट एजुकेशन इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन जब हम पर्टिकुलरली एजुकेशन की बात कर रहे हैं, उस टाइम पे एजुकेशन क्या है आपका, उस टाइम पे एजुकेशन एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। मोटा मोटा समझो, जब मैं बात करूं आपसे, मैं माइन्यूट लेवल पे बात करूंगी तो माइन्यूट लेवल पे एवरीथिंग इज डिपेंडेंट टू ईच अदर। बट जब मैं मैक्रो लेवल पे बात करूंगी तो मैक्रो लेवल पे मेजर थिंग डिपेंडेंट ऑन द स्मॉल स्मॉल वेरिएबल, बट दो स्मॉल वेरिएबल आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। इसीलिए जब मैं बात कर रही हूँ अनएम्प्लॉयमेंट, तो बेरोजगारी होने का एक कारण एजुकेशन भी हो सकता है, लेकिन एजुकेशन यहाँ पे हम बात बेरोजगारी की कर रहे हैं, तो बेरोजगारी इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, बट हियर विथ रिस्पेक्ट टू अनएम्प्लॉयमेंट एजुकेशन इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो डिपेंडेंट वेरिएबल इन वन सिचुएशन कैन बी इंडिपेंडेंट इन रिलेशन टू अदर वेरिएबल्स। क्लियर है? डिपेंडेंट वेरिएबल्स कैन बी चेंज्ड or dependent variables can be dependent in one situation, can be independent in another situation. Clear? और in another situation क्या होगी, जब वो किसी के रिलेशन में होगा, राइट? तो जब वो किसी के रिलेशन में होगा तो that can be independent variables. Clear? So clear हुआ, variables are of two types. One is dependent variable, another one is independent variable. Dependent variable which are depend on or other element, independent variable which are not depend, which is independent, right? So and most important thing, dependent variable can be independent in one situation and dependent variable can be dependent on another situation. So it depends or it varies from situation to situation. Clear? Yes. इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आंसर में एक्सप्लेन करने के लिए सिंपल सी चीज है कि जब आपसे पूछा जाए कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर आल्सो नोन एज फिक्स्ड वेरिएबल्स। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर आल्सो नोन एज फिक्स्ड वेरिएबल्स। तो जब भी अपन को किसी चीज को समझाना हो तो पहले बात तो किसी सिचुएशन को समझने के लिए आपको उसको वेरिएबल समझाना पड़ेगा, फिर वो मतलब वेरिएबल फाइंड करना पड़ेगा। एक पर्टिकुलर सिचुएशन आपको समझानी है तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए पहले तो आपको वेरिएबल फाइंड करना पड़ेगा, फिर उसमें फाइंड करना पड़ेगा कि वो वेरिएबल डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, फिर उसमें फाइंड करना पड़ेगा कि दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। अगर डिपेंडेंट है तो ठीक है, इंडिपेंडेंट है तो रिलेशन क्या है, दोनों का लिंकेज। उस लिंकेज के आधार पर तब आप बता पाओगे कि एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल, आप लोगों को सर्वे वगैरह करना होता है,
राइट, मतलब जनरल सर्वे वगैरह होते हैं, उन सर्वे में कई फैक्टर ऐसे होते हैं कि जो डिपेंडेंट होते हैं, कई फैक्टर इन रिलेशन टू डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट होते हैं। यस, तो उससे हम क्या कर पाते हैं, हम एक दीज आर द रिसर्च मेथड, तो जिसके बेसिस पे हम पूरा एनालिसिस करते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर यहां तक? क्लियर यहां तक? तो ये है आपका वेरिएबल्स। देन बात करें हम नेक्स्ट, सैम्पलिंग। क्या होता है सैम्पलिंग? जनरल बताओ। आप शॉपकीपर की उस पर जाते हो, शॉप पे, आप क्या बोलते हो? हाँ, पहले दिखाना कैसा है। सपोज आपको चावल लेने हैं, तो आप चावल की पूरी बोरी को खाली करके चेक करते हो क्या? नहीं, क्या करते हो, हल्का सा उसमें से चावल लोगे, चेक करोगे अच्छा है कि बुरा है, उससे पता चल जाएगा, भैया पैक कर देना 5 किलो चावल, या भैया पूरा पैकेट पैक कर दो। राइट, सिमिलरली आप कुछ भी चीज़ लेते हो तो आप क्या करते हो, सैंपल करते हो उस चीज़, मतलब सैंपल चेक करते हो। तो क्या हो गया, सैंपल। सैंपल एक लिमिटेड और स्मॉल अमाउंट ऑफ एलिमेंट हो गए जो किससे निकल रहे हैं, होल और बिग अमाउंट ऑफ सोर्स नॉलेज से निकल रहे हैं। दैट मीन्स बड़े यूनिवर्स में, पूरा बड़ी यूनिवर्स है, उस यूनिवर्स में से, और यू कैन से लार्ज आइटम में से छोटा सा आइटम निकाला जाता है टू चेक इट वेदर इट इज गुड और नॉट, वेदर इट इज सफिशिएंट और नॉट। वो क्या है, आपका सैंपल है। यस, बड़ा आपके पास क्या हुआ हर्ष, बड़ा आपके पास कोई कंटेनर है, आपको उस कंटेनर में ऑयल की क्वालिटी चेक करनी है। क्या करोगे आप, पूरा ऑयल खाली करोगे? नहीं करोगे ना, क्या करोगे, सैंपल लोगे, उसको टेस्ट लैब में पहुंचाओगे, टेस्ट लैब से आपका रिजल्ट सामने आ जाएगा उस सैंपल से। राइट, हमारा बॉडी का ब्लड है, हमारा ब्लड चेक कराते हो, कैसे निकाल, पूरा बॉडी का ब्लड निकाल देते हो क्या चेक कराने के लिए? हो सकता है इस आर्म्स में ब्लड प्योर हो, इसमें इम्प्योर हो सकता है ना, देखो हो सकता है। क्या? नहीं, वो मैं समझ गई, वो बोल रहे हैं हो रहा है, वो हाँ बोल रहा है हो सकता है। हाँ नहीं, वो तो मुझे भी पता है एक जैसा होता है। तो क्या करते हैं, हम सैंपल लेते हैं छोटा सा, उस सैंपल के थ्रू हम बॉडी में चेक कर लेते हैं कि हमारा ब्लड का क्वालिटी कैसा है। राइट, सिमिलरली अभी सैंपल से रिलेटेड एक लेटेस्ट न्यूज आई है, अगर आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो बताओ, पिछले 10 दिन से चल रही है न्यूज इतनी खतरनाक थी कि सीएम को खुद पहुंचना पड़ा। आंध्र प्रदेश का लड्डू, आंध्र प्रदेश के लड्डू, तिरुपति बालाजी गए हो आप लोग, विजिट किया है? नहीं, वहाँ पे प्रसाद में मैंडेटरी इतना बड़ा लड्डू मिलता है। अब प्रसाद का लड्डू है, घी वगैरह सब यूज़ होता है, तो उसमें पिछले 4 साल से घी नहीं खरीदा गया, पिछले 4 ईयर से घी नहीं खरीदा गया है, तो फिर वो लड्डू बन कैसे रहा है? उसमें पिग फैट, काऊ बीफ, फिश ऑयल, ये सब यूज़ करके आर्टिफिशियल तरीके से लड्डू बनाया जा रहा है। अमूल पे नहीं, कोई और है, गुजरात की ऑर्गेनाइजेशन है जो घी वहाँ से ट्रांसफ़र करती थी, उस पर एलिगेशन लगे हैं, उस पर एलिगेशन लगे हैं। और सबसे बड़ा एलिगेशन तो ये हो गया कि अब जो फूड डिपार्टमेंट में चेक होने के लिए गया था, तो उन्होंने एक्सेप्ट कर, मतलब उनकी रिपोर्ट आई है कि हाँ यहाँ पर पिग फैट, काऊ फैट और फिश ऑयल ये यूज़ किए जा रहे हैं उस प्रोडक्ट में, इनकी क्वालिटी, इनका सैंपल मिला है। तो अब प्रोडक्ट को चेक करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ी? सैंपल। ये तो नहीं है कि पूरे लड्डू बन के जा रहे हो, नहीं, सैंपल की ज़रूरत पड़ी। वही जब राम मंदिर हो रहा था, 1 लाख लड्डू वहाँ से बन कर गए थे। कुछ नहीं आती। एक बात बताऊं, हाँ देखो, ही हैज एक्सपीरियंस, आप लोग जो बाहर खा रहे हो ना ऑयल, बाहर के जो स्ट्रीट फूड में है, उस ऑयल की क्वालिटी कभी चेक कर लेना, और अगर पता चल गया आपको तो आप कभी खाओगे ही नहीं। हाँ,
बहुत ही गंदा क्वालिटी का है, बहुत ही गंदा क्वालिटी का। कभी नाम सुना है डालडा? एक होता है रिफाइंड, एक होता है डालडा। डालडा सबसे गंदा होता है, सबसे गंदा। और डालडा की भी जो थर्ड क्लास क्वालिटी होती है बिल्कुल, वो यूज़ करते हैं बाहर। हाँ, आप जो बाहर इतना सब्जियां वगैरह खाते हो ना, सब्जियां इन द सेंस बाहर की चाट वगैरह, ये सब आपको लगता है मंडी में सबसे लास्ट में जो गंदी सड़ी हुई सब्जी बचती है, जो मिलती है। टमाटर अभी चल रहा है 50 kg पर रुपीज, सॉरी 50 kg पर केजी, 50 रुपीज पर केजी टमाटर चल रहा है। वो टमाटर मार्केट में 10 रुपीज पर केजी, एकदम सड़ा गला हुआ टमाटर, ये होटल रेस्टोरेंट वाले वो लेकर आते हैं। तो आप सोच लो खुद की क्वालिटी कैसी होगी। ये जितनी कचौड़ियां खा रहे हो, हर जगह रेट पड़ी हुई है, और जो अच्छी अच्छी है ना, ये सुडानी और हाँ, सब जगह क्वालिटी बहुत ही डिग्रेड पाई गई है। तो ये क्या सब पूरी की पूरी शॉप गई थी चेक होने के लिए? क्या गया था? सैंपल गया था। तो सैंपल क्या हो गया? लार्ज क्वांटिटी को काउंट करने की बजाय हम उस क्वांटिटी का एक सैंपल लेते हैं और उसको काउंट करते हैं, वही होता है आपका सैंपलिंग। क्लियर? टाइप्स ऑफ सैंपलिंग। ये नोटिस में कैसे आया? नोटिस में शायद वहाँ पे गवर्नमेंट चेंज हुई है अभी ना, 100 डेज कुछ हो ऐसा, मतलब गवर्नमेंट पिछले से जब से गवर्नमेंट, हाँ, तो गवर्नमेंट चेंज हुई है। तो एक्चुअली क्या होता है ना, सपोज प्रोजेक्ट मेरे पे चल रहा है, ठीक है, अब मेरे से हटा के या मैं उस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हूँ और कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज मेरे साथ हो गए, या मतलब मुझे क्रिटिसाइज किया जा रहा है या आपस में नहीं बन रही है, तो इन्फॉर्मेशन लीक बहुत जल्दी होती है। तो जब इन्फॉर्मेशन लीक हुई तो सामने अपोजिशन में तो बहुत बैठे हुए हैं लोग, वो तो मुद्दा चाहते हैं, उन्होंने चुपचाप रिपोर्ट भेज दी चेक करवाने के लिए। जब चेक करवाने के लिए रिपोर्ट भेजी, उनको प्रूफ मिल गया, फिर उन्होंने ऑफिशियली मांग करके रिपोर्ट भेजी। जब ऑफिशियली मांग करके रिपोर्ट भेजी तो उसमें ये प्रूफ हो गया कि हाँ, ये सब चीज़ें इंक्लूड थी। देखो, कुछ भी चीज़, हर चीज़ सामने तो आती है, बट एक टाइम लगता है, और वो टाइम बहुत ही कभी कभी बहुत ज़्यादा लग जाता है। आई यू अवेयर कि अभी बंगाल में जो केस हुआ था उसके बारे में क्या अपडेट आया है? आपको नहीं लगता उसमें डिसीजन तुरंत आना चाहिए था? डॉक्टर्स की गलती नहीं है उसमें, लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रही है? डू यू हैव एनी आइडिया? हाँ, कुछ भी नहीं चल रहा है। सिमिलरली आज एक केस आया है, आज ही देख रही थी मैं, शायद गुजरात का है या झारखंड का है, पता नहीं, जहाँ पर एक मेजर की फ्योंसी के साथ पुलिस, उड़ीसा, हाँ उड़ीसा, सेक्सुअल हरेसमेंट हुआ, आर्मी ऑफिसर, उसको भी पीटा गया, सेक्सुअल हरेसमेंट हुआ, और बहुत ही मतलब बुरी तरीके से सिचुएशन ये है। अब और खुद वो लड़की डॉक्टर है, खुद लड़की वो डॉक्टर है, तो यू कैन सी कि किस तरीके की सिचुएशन है। उज्जैन वाला आप सबको पता ही है। तो ये चल क्या रहा है? इंडिया इज अ मेल डोमिनेशन सोसाइटी, जहां पर मेल के अगेंस्ट लॉ बनाना इज अ वेरी टफ टास्क, क्योंकि सुपीरियर अथॉरिटी में कौन बैठा हुआ है? मेल। तो वो लॉ सिर्फ एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं, पूरी कम्युनिटी, मेल कम्युनिटी के अगेंस्ट बनेगा। और जो जितने बैठे हैं ना, वो उनके खुद के घरों में जाके सिचुएशन देखना कि वो वुमेन को किस तरीके से ट्रीट करते हैं। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। अब जितने भी पॉलिटिशियन पब्लिक प्लेस पे बैठे हुए हैं और जो बात करते हैं वुमेन इक्वलिटी, जेंडर इक्वलिटी, वुमेन राइट्स, उनके घरों में वुमेन की सिचुएशन बहुत ही वर्स्ट है। डोमेस्टिक वायलेंस सबसे ज़्यादा उन्हीं के घरों में है। बट द सो कॉल्ड प्रेस्टेज कंप्लेन नहीं होती हैं, एंड वुमेन आर अनएजुकेटेड, तो वो भी सोचती हैं कि ठीक है, किस्मत है, जैसा भी है, भला है बुरा है, पति है। तो इस तरीके की सिचुएशन को हमारी वुमेन बोलते हैं ना, वुमेन ही वुमेन की दुश्मन है, वो सबसे बड़ा मेजर इशू। सैम्पलिंग दो तरह की होती है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी।
probability sampling and non-probability sampling. Probability sampling भी आपकी डिफरेंट तरीके की होती है, सिंपल, रैंडम, सिंपल या रैंडम. सेकंड इज स्ट्रेटिफाइड, नेक्स्ट इज क्लस्टर. सैम्पलिंग दो तरह की होती है, प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी में तीन तरह की होती है, सिंपल या रैंडम, स्ट्रेटिफाइड और क्लस्टर. सिंपल और रैंडम. पहले तो प्रोबेबिलिटी होता क्या है. प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे इतने लोग बैठे हुए हो, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में होगा कि आप सबको चूज करने का इक्वली चांस है, राइट, दैट इज योर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. नॉन प्रोबेबिलिटी जरूरी नहीं है कि आप लोगों को चूज होने का इक्वल चांस हो, राइट, दैट इज योर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. सिंपल, मुझे आप में से कितने 5 लोग चाहिए किसी चीज को चूज करने के लिए, तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आप सब इक्वल चांस है कि मैडम सबको चूज करें, इक्वल चांस है, ठीक है. किसी का कोई पर्टिकुलर ज्यादा या कम नहीं है किसी पर्टिकुलर क्राइटेरिया पे, ठीक है. नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या है, नॉन प्रोबेबिलिटी में जो चांस है वो इक्वल नहीं होते. सिंपल. बात करें सिंपल या रैंडम प्रोबेबिलिटी. सिंपल या रैंडम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो सपोज दिस इज अ ग्रुप ए, सिंपल प्रोबेबिलिटी. सिंपल और रैंडम प्रोबेबिलिटी में मुझे चूज करने हैं एनी 2 एलिमेंट्स. मैं क्या करूंगी, रैंडमली मैंने कोई भी 2 एलिमेंट चूज कर लिए. एक बाउल है, बाउल में मैंने बहुत सारी नंबर की बॉल डाली और मैंने हाथ डाल के रैंडमली कोई भी 2 बॉल चूज कर ली. वो हो गई आपकी सिंपल और रैंडम प्रोबेबिलिटी, ठीक है. देन आता है आपका स्ट्रेटिफाइड प्रोबेबिलिटी. स्ट्रेटिफाइड प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि आप उसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग चीजों को स्ट्रेटिफाइड कर देते हो. सपोज आपको कोई सर्वे करना है या कुछ भी करना है, तो आपने एक सर्वे करना है आपको 0 to 30 ईयर्स तक के बच्चों का, 0 to 30 ईयर्स की पॉपुलेशन का सर्वे करना है, ठीक है. तो उसमें आप क्या करोगे, 0 to 10, 10 to 20 और 20 to 30 आपने स्ट्रेटिफाइड कर दी एज. स्ट्रेटिफाइड राइट. 0 to 1 कुछ बच्चे हो गए, 10 to 20 कुछ हो गए, 20 to 30 हो गए. अब इनमें से आपको 0 to 30 ये करना था ना, आपने क्या किया, स्ट्रेटिफाइड किया. पहले तो बाइफरकेट कर दिया अलग अलग उस ग्रुप में. अब इसमें से आपको इंडिविजुअल उसमें स्ट्रेटिफाइड में से आपको रैंडमली उठाना है. उठाना तीनों में से है लेकिन रैंडमली. कैसे, स्ट्रेटिफाइड किया, स्ट्रेटिफाइड करने के बाद आपने क्या किया, सिंपल या रैंडम अप्लाई कर दिया. इससे क्या हुआ, 0 to 30 में आपके 0 to 10 वाले भी आ गए, 10 to 20 वाले भी आ गए एंड 20 to 30 वाले भी आ गए. अगर यही अपन इसमें करते सिंपल में तो क्या पॉसिबिलिटी क्या थी कि सारे 20-30 वाले पिक हो जाते, होती कि नहीं होती. हमने क्या किया, स्ट्रेटिफाइड कर दिया अपनी वेरिएबल के अकॉर्डिंग और फिर उसमें से हमने पिक किया, दैट इज योर स्ट्रेटिफाइड, ठीक है. नेक्स्ट वन इज क्लस्टर. क्लस्टर में क्या करते हैं हम, क्लस्टर में हम क्या करेंगे, हमारे कुछ क्राइटेरिया है, उन क्राइटेरिया के बेसिस पे हम ग्रुप बनाते जाएंगे. हमने क्लस्टर बना दिया. ये क्लस्टर सारी मेल हो गई, सारे फीमेल हो गए, बच्चे हो गए, ओल्ड एज हो गए, यूथ हो गया, ठीक है. सबका क्लस्टर बना दिया. अब मैं इस सब में से रैंडमली क्या करना है, कोई क्लस्टर. लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें एक पॉपुलेशन, एक एग्जांपल समझो. पहले हमें एक पॉपुलेशन काउंट करनी है. उस पॉपुलेशन में हमें ऐसा ग्रुप बनाना है, ऐसी पॉपुलेशन चूज करनी है जिसमें वुमेन भी आए, चिल्ड्रन भी आए, मेल भी आए, सब आए, राइट. हमने क्या किया, एक ग्रुप, अलग अलग ग्रुप बना दिए. इन ग्रुपों में क्या है, सब में एक पर्टिकुलर ग्रुप लिया हमने, उसमें मेल भी है, वुमेन भी है, चिल्ड्रन भी है, ओल्ड एज भी है, यूथ भी है, सब है. ऐसे हमने बहुत सारे ग्रुप बना दिए, राइट. अब हमें क्या, क्लस्टर बन गए. अब उस क्लस्टर में से हमने कोई भी एक क्लस्टर पिक करना है. ये क्लस्टर बन गए, कोई भी हमने एक पिक कर लिया. ये क्या हो गए, हमारा वो पॉपुलेशन का हम जो डेटा लेना चाह रहे थे. अब इस पे हम रिसर्च करेंगे.
क्या हो रहा था, रैंडमली किसी पॉपुलेशन को उठाना या किसी भी रिसर्च के लिए काउंट करना मुश्किल होता है कि किसको लें किसको लें। जब हमारे पास लार्ज पॉपुलेशन होती है हम क्या करते हैं, सिंपल सी चीज है, लार्ज पॉपुलेशन होगी तो हम क्या करेंगे, क्राइटेरिया बेसिस पे ग्रुप बना देंगे। और ग्रुप की कंडीशन क्या होगी कि हर ग्रुप में एक बच्चा होगा, एक ओल्ड एज होगा, एक वुमेन होगा, एक यूथ होगा, एक मेल होगा, एक फीमेल होगी। ऐसे हमने बहुत सारे क्लस्टर बना दिए। अब रैंडमली हम उसमें से कोई भी क्लस्टर पिक करेंगे। तो हमारा जो क्राइटेरिया था कि हर एज ग्रुप और हर जेंडर हमारे पास होना चाहिए, क्या वो होगा, दैट इज योर क्लस्टर सैंपल। क्लियर। तो और इन सब में प्रोबेबिलिटी क्या है, सबके चूज होने की प्रोबेबिलिटी बराबर है क्योंकि क्राइटेरिया तो सबका बेस सेम ही रखा गया है, यस और नो। तो प्रोबेबिलिटी सबकी चूज होने की बराबर है। तो probability sampling, there are 3 types of probability sampling. The one is random and simple sampling, जिसमें हम एकदम blind fold करके पिक कर लेते हैं। Second is stratified, जिसमें हम criteria basis पे stratified करते हैं, फिर उसमें से random apply करते हैं। Then third is आपकी cluster, जिसमें हम age criteria basis पे हम cluster बना देते हैं और फिर randomly उसमें से cluster को पिक करते हैं। तो इसमें सब में chances क्या है, सबके इक्वल चांसेस है पिक करने के, ठीक है। क्लस्टर का एग्जाम्पल, यूपीएससी की कोचिंग चल रही है ये, ठीक है। अब यूपीएससी की कोचिंग में हमें बच्चे चाहिए, ऐसे बच्चे चाहिए जो जीएस में भी हो, ऐसे बच्चे चाहिए जो ऑप्शनल में भी हो, ऐसे बच्चे चाहिए जो किसमें हो, सीसेट में भी, ठीक है। ये बच्चे जीएस वाले हैं, ये बच्चे वो हैं जिन्होंने सीसेट लिया है, और ये बच्चे वो हैं जो उन्होंने यही विजन से ऑप्शनल लिया है, ठीक है। अब ये जो आया है ये क्या है, जिन्होंने जीएस, सीसेट और ऑप्शनल तीनों लिया हुआ है। अब इन बच्चों में से क्या करूंगी, मैं 3-3 के ग्रुप बना दूंगी, हर एक क्लस्टर बना दूंगी। अब मैं आप लोगों को बोलूंगी कि आप लोग क्या करो, क्लस्टर में हो जाओ, हर ग्रुप में एक जीएस वाला होगा, एक सीसेट होगा, एक ऑप्शनल, बाकी के तो वैसे ही हट गए, राइट। अब कुछ मेरे पास अराउंड 10 बच्चे आए जिनमें मैं बोलूंगी कि क्या करो, आप ग्रुप बना लो जिनमें हर एक तीनों क्राइटेरिया फिक्स होने चाहिए। क्लस्टर बन गए। अब उस क्लस्टर में से मैं किसी को भी पिक कर लूंगी, राइट। तो ये क्या हो गया आपका क्लस्टर सैंपलिंग। सबके पिक होने के चांस बराबर है ना। देन नेक्स्ट इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। नेक्स्ट इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। इसका फायदा क्या होगा प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का, बताओ फायदा क्या होगा। मैं बार बार एक यस इसमें क्या हो रहा है, सभी ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन आपको मिल रहा है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका एडवांटेज। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईच ग्रुप, सबका हो रहा है कि नहीं हो रहा, इक्वल अपॉर्चुनिटी थी ना, और मोर रिलायबल होगा डेफिनेटली। देन नेक्स्ट इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग ये डिफरेंट हो तरीके के होते हैं, जैसे कोटा सैंपलिंग, देन पर्पसिव सैंपलिंग, देन एक्सीडेंटल सैंपलिंग, देन स्नोबॉल सैंपलिंग, क्लियर। कोटा सैंपलिंग, कोटा नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। पहले तो समझो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में कोई फिक्स डेटा, फिक्स वो नहीं होता है, इसमें रैंडमनेस नहीं होती जो इसमें होती है। पहली चीज, इसमें रैंडमनेस नहीं होती, इसीलिए ये क्वालिटेटिव बेसिस पे काम करता है। एंड क्वालिटेटिव बेसिस पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव काम हो जाएगा। यस
देन बात करूं मैं कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग में क्या होता है? कोटा सैम्पलिंग में बेसिकली क्या किया जाता है, ये एक स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग ही होती है, लेकिन ये स्ट्रेटिफाइड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है। स्ट्रेटिफाइड जैसी ही होती है लेकिन स्ट्रेटिफाइड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है। इसमें हर किसी के चूज होने के चांसेस नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई पॉपुलेशन काउंट करनी है, पॉपुलेशन के बारे में जानना है, तो आप पॉपुलेशन को स्ट्रेटिफाइड तो करोगे लेकिन अपने क्राइटेरिया बेसिस पे आप उसको पिक करोगे, ना कि रैंडमली पिक करोगे। दैट इज योर नॉन प्रोबेबिलिटी कोटा सैम्पलिंग, राइट। नेक्स्ट इज पर्पसिव सैम्पलिंग। पर्पसिव नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है? पर्पसफुली रिसर्चर को पता होता है, रिसर्चर के माइंड में पता होता है कि उसको क्या रिसर्च करनी है, तो उसके लिए वो क्या करेगा, अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग, उसका पर्पस क्लियर है रिसर्चर का, तो अब उस अपने पर्पस के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा। तो यहाँ पर इन सब में क्या हो रहा है, बायसनेस है या नहीं है? डेफिनेटली है बायसनेस। सिंपल सी चीज है, मुझे पता है कि मुझे सोशियोलॉजी पढ़ाना है, तो मैं किन बच्चों को सिलेक्ट करूंगी, जिनका या तो बैकग्राउंड सोशियोलॉजी हो या जो सोशियोलॉजी में इंटरेस्टेड हो, राइट। अननेसेसरी तो मैं नहीं उठूंगी ना। तो मेरा पर्पस क्या होगा, रैंडमली हुआ क्या? नहीं ना, मेरा पर्पस क्या हुआ, नॉन प्रोबेबिलिटी, जहां पर चांसेस सबके चूज होने के कम थे, न के बराबर थे। क्यों? क्योंकि मेरा पर्पस क्लियर था। तो रिसर्चर का जब पर्पस क्लियर होता है तो वो क्या होती है, आपकी पर्पसिव सैम्पलिंग होती है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ठीक है। देन एक्सीडेंटल सैम्पलिंग, सिंपल सी बात है, जब कोई भी सैम्पलिंग काम नहीं कर रही हो तो एक्सीडेंटल सैम्पलिंग फिर कोई भी रैंडमली उठा ली जाती है। जब कोई सैम्पलिंग नहीं है तो एक्सीडेंटल सैम्पलिंग उठा ली जाती है। जब कोई सैम्पलिंग वर्क नहीं कर रही है किसी चीजों को, किसी सिचुएशन को रीड करने के लिए, तो क्या होता है, आपका पर्पसिव सैम्पलिंग पिक कर ली जाती है। एक्सीडेंट में जब कोई और सैम्पलिंग काम नहीं कर रही है तो फिर जो सैम्पलिंग यूज करेंगे दैट इज एक्सीडेंटल। जब कोई और सैम्पलिंग काम नहीं कर रही है तो फिर जब जो सैम्पलिंग यूज करेंगे दैट इज योर एक्सीडेंटल सैम्पलिंग। जैसे कि मैं बात करूं, एक एग्जांपल देती हूँ एक्सीडेंटल सैम्पलिंग। आपको स्टडी करना है कुछ इंडस्ट्रीज के बारे में, राइट। अब इंडस्ट्री के लिए आपको कुछ स्टडी करना है तो आप किसको ढूंढोगे, मैनेजर मिल जाए या कुछ, यही आपको अच्छे से बता पाएंगे ना। लेकिन अब आपको कोई नहीं मिल रहा है तो आप क्या करोगे, इंडस्ट्री के पास जाओगे, एक आध एम्प्लॉय कोई आसपास आपको दिख रहा होगा, लेबर दिख रही होगी, आप उसी को पकड़ के अपनी रिसर्च स्टार्ट कर दोगे, तो वो क्या हो गई, एक्सीडेंटल सैम्पलिंग। अनदर एग्जाम्पल, आपको यूपीएससी के बारे में जानना है, आप आए विजन के पास, आपको कोई फैकल्टी नहीं मिल रही है, कोई रिसेप्शन पे नहीं मिल रहा है, कोई नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करोगे, चल भैया प्यून तू ही आजा, मुझे बता दे यूपीएससी क्या है, राइट। तो ये क्या हो गया, एक्सीडेंटल। जब कोई भी सैम्पलिंग काम नहीं कर रही है तो आप किस पे वर्क कर रहे हो, एक्सीडेंटल सैम्पलिंग हो जाती है वो, ठीक है। जब कोई अदर सैम्पलिंग काम ना करे तो हम किसको फॉलो करते हैं, एक्सीडेंटल। कि मुझे अचानक से कोई मिल गया या अचानक से मैंने किसी को ढूंढ लिया जो मुझे थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन ही सही दे तो दे, वो हो गई आपकी एक्सीडेंटल सैम्पलिंग, ठीक है। देन बात करते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या होता है, स्नोबॉल सैम्पलिंग सिंपल सी चीज होती है। यहाँ पर सैम्पलिंग कैसी होती है, स्नोबॉल, आपको सपोज यू वांट टू स्टडी द ड्रग एडिक्ट्स, राइट। आपको ड्रग एडिक्ट्स पे स्टडी करनी है या ड्रग डीलर पे स्टडी करनी है फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब जब आपको ड्रग डीलर या ड्रग एडिक्ट पे स्टडी करनी है तो आपको नहीं मिल रहा पहले तो ड्रग डीलर, क्यों, क्योंकि ये उसमें होते हैं सीक्रेसी में, इतने इजीली नहीं मिलते। आपको एक मिल गया, अब आपको जब एक ड्रग डीलर मिल गया और आप इससे बात करोगे, सो देयर इज अ हाई चांस कि ये अपने आप से किससे मिला देगा, एक और से मिला देगा, ये फिर एक और से मिला देगा, यस। तो धीरे धीरे आपको क्या हो गया, ड्रग डीलर की एक चेन मिल गई। ये क्या है आपकी स्नोबॉल नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, कि एक आपको रिसर्चर को एक लीड मिल जाती है विच फर्दर हेल्प टू रिलेट वन बाय वन अनदर, चेन क्रिएट हो जाती है। सिंपल सी बात है,
आपका कोई एक कांटेक्ट हो गया किसी बिजनेस पर्सन से या किसी ब्यूरोक्रेट से या किसी पॉलिटिशियन से, आपकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई, सो देयर इज अ हाई चांस कि वो आपको लंच डिनर पे बुलाएगा तो उसके थ्रू आप किसी दूसरे पॉलिटिशियन से मिलोगे, यस और नो, फिर उसके थ्रू किसी और से मिलोगे, यस। आज हम फ्रेंड्स भी तो ऐसे ही बनाते हैं, प्रांशी अपनी बर्थडे की पार्टी देगी और प्रांशी सबको बुलाएगी, तो प्रांशी का ये तो है नहीं कि आप ही लोग और भी दोस्त होंगे, उनसे भी आपका इंटरेक्शन होगा, आप उनके भी दोस्त बनोगे, फिर वो आप बुलाएंगे तो फिर तो एक चेन बढ़ती जाएगी कि नहीं, फिलहाल बुला रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, ये चेन बढ़ती जा रही है, वो क्या है आपका स्नोबॉल सैंपलिंग। और क्या इसमें रैंडमली उठाया गया है, क्या इसमें रैंडमली उठाया गया है, नहीं रैंडमली नहीं है, तो ये क्या है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है। इज इट क्लियर? क्या डेफिनेशन, हाँ लिखो ना। Sampling is a process of selection of a limited number of items sampling is a process of selection of a limited number of items from a larger number of items. And there are two types of sampling, probability sampling and non-probability sampling. Under probability, three types: simple or random, stratified and cluster, और another one non-probability में quota sampling, purposive sampling, accidental sampling and snowball sampling. ठीक? Clear? Then error in the sampling. Error in the sampling. There are two types of error in the sampling. The one is sampling error. Another one is non-sampling error. One is sampling error. Another one is non-sampling error. सैम्पलिंग एरर क्या होता है? सैम्पलिंग एरर वो होता है कि जब हम किसी सोसाइटी या किसी भी रिसर्च करना चाहते हैं, तो जो हम डेटा सैंपल ले रहे हैं, या तो वो सैंपल का ओवरडोज हो जाए या फिर अंडरडोज हो जाए, तो दोनों ही सिचुएशन में रिजल्ट क्या होगा, प्रॉपर नहीं आएगा। मुझे अगर किसी चीज को स्टडी करना है और मैं उसमें प्रॉपर सैंपल ना लूं, तो इज इट पॉसिबल कि रिजल्ट आए? सिंपल सी चीज है, आपको ब्लड ग्रुप स्टडी करना है, ब्लड के बारे में, तो एक पर्टिकुलर ml होता है उसको स्टडी करने के लिए। उस ml से अगर आप कम लोगे तो नहीं पता चलेगा, और अगर ज्यादा लोगे तो भी नुकसान है, राइट, ब्लड वेस्ट जा रहा है। तो जब आप सैम्पलिंग कर रहे होते हो तो सैम्पलिंग एरर क्या है, जहां पे ओवर या अंडर डोज हो जाए किसी भी सैम्पलिंग का, तो वो क्या हो जाता है, सैम्पलिंग एरर। नॉन सैम्पलिंग एरर, दूसरा एरर क्या है, जब जो मेथड का जो डिजाइन है, जो मेथड्स हम यूज कर रहे हैं वही फॉल्टी हो, वही प्रॉपर ना हो, तो वो क्या हो जाता है, नॉन सैम्पलिंग एरर हो जाता है। तो सिंपल सी चीज है कि जब जो आप मेथड है वही मिस्टेक, वही आपने गलत चूज कर लिया, या उसी मेथड में कोई फॉल्ट है, वो डिजाइन ही गलत है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका नॉन सैम्पलिंग एरर हो जाएगा, राइट। तो प्रॉब्लम क्या है सैम्पलिंग के साथ, द मेजर प्रॉब्लम विथ रिस्पेक्ट टू सैम्पलिंग, कि एक तो रिसर्चर बाइज्ड हो सकता है, दूसरा फॉल्टी डिजाइन हो सकता है, फॉल्टी मेथड हो सकता है, दूसरा जो आपका रिस्पोंडेंट है, सारी डेटा कलेक्शन में दो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, वन इज रिसर्चर, अनदर वन इज रिस्पोंडेंट। तो हो सकता है कि जो रिस्पोंडेंट है वो भी बाइज्ड हो, यस। तो इन सब सिचुएशन से क्या क्रिएट होगा, आपका एरर इन द सैम्पलिंग। क्लियर?
कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करेंगे सैम्पलिंग को? फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करेंगे सैम्पलिंग को? एक तो साइज ऑफ द सैम्पलिंग अफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? सैंपल आप जो ले रहे हो, अभी हमने देखा उसकी वजह से एयर क्रिएट हो रहा है, तो साइज ऑफ द सैंपल विल अफेक्ट द सैम्पलिंग प्रोसेस। दूसरा, बायसनेस ऑफ द रिसर्चर विल अफेक्ट। तीसरा, मेथड फॉर द सैम्पलिंग विल अफेक्ट। चौथा, criteria with respect to collection of the data with the help of sampling will affect. Yes, it will also the quality of the data या research quality of the choosing object, जो भी चीज़ है वो affect। तो इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं क्या होगी, सैम्पलिंग अफेक्ट होगी कि नहीं होगी? डेफिनेटली होगी। एंड द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सैम्पलिंग आपने बचपन से खेलते आ रहे हो, और डाइस। डाइस क्या है? सैम्पलिंग की तो एग्जाम्पल है। यस, डाइस आप खेलते हो, प्रोबेबिलिटी तो है वो। डाइस जो आप डाइस कर खेल रहे होते हो वो क्या है आपकी? प्रोबेबिलिटी ही तो है, यही तो है डाइस। यस, तो इट इज अ बेस्ट एग्जाम्पल टू डिफाइन प्रोबेबिलिटी। क्लियर? हाँ, यूनिट सेकंड एंड थर्ड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं। मैंने ये चीज़ पहले भी बोली है, पूरे सिलेबस में पेपर 1 में यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड ऐसी है जो आपसे क्लियर कट क्वेश्चन पूछेगी। व्हाट डू यू मीन बाय सैम्पलिंग, एक्सप्लेन इन ब्रीफ विथ एग्जाम्पल। तो एक्सप्लेन इन ब्रीफ आ गया तो आपको टाइप्स एंड ऑल लिखने हैं, या हो सकता है कि वो क्वेश्चन पूछ ले व्हाट डू यू मीन बाय सैम्पलिंग, what are the types and what are the advantages and disadvantages, या सिर्फ क्वेश्चन पूछ ले what 10 नंबर में what are the advantages and disadvantages of the sampling। तो उसमें आपको क्या करना होगा? अच्छा, एग्जाम्पल, अगर क्वेश्चन पूछ ले what are the advantages and disadvantages of the sampling, क्या करोगे? ठीक है, सैम्पलिंग डिफाइन कर दिया आपने कि सैम्पलिंग क्या होती है। ठीक है, सैम्पलिंग डिफाइन कर दिया। फिर टाइप्स, अब ध्यान रखना, टाइप्स उसने पूछे नहीं है। अब इट्स अप टू यू, अगर आप दे रहे हो अपनी मर्जी से तो मेक श्योर कि आप उसको किस में दो, डायग्राम फॉर्म में दो। टाइप्स, प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी और दैट इज इट। इसके अलावा आपको कुछ देना ही नहीं है। कुछ लोग इसको समझाने बैठ जाएंगे, वो क्वेश्चन पूछा ही नहीं है उसने, राइट? सी कितना लेगा ये? मुश्किल से 2-3 लाइन ये और 2-3 लाइन ये, दैट इज इट। क्वेश्चन की मेन डिमांड अब शुरू हो रही है। क्या शुरू हो रही है? एडवांटेजेस, 4-5 एडवांटेजेस, 4-5 डिसएडवांटेजेस, दैट इज द एक्चुअल नीड ऑफ द। और सैम्पलिंग का फिर एक करंट से ऐड करके एग्जांपल लिखो। क्या चीज? एडवांटेज डिसएडवांटेज, मेन डिमांड है। 4-5 लिखने पड़ेंगे आपको पॉइंट्स, एक एक 2-2 लाइन क्या है उसमें। मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ कुछ पेपर ले लेते हैं ना, इसके जो मैटर आया, इसके लैक ऑफ सोसाइटी कुछ पेपर ले लिया, डिफाइन भी करें कि ओनली पॉइंट्स ही। जब आप सिंगल पॉइंट बनाते हो तो मेक श्योर कि 1-1.5 लाइन का पूरा पॉइंट बनाओ, तो वो अपने आप में डिफाइन हो जाता है। और जब आपका पॉइंट है टाइम कंज्यूमिंग आपने बनाया, तो उसको आप डिफाइन तो कर दो। फिर अगर सिर्फ एक पॉइंट बना रहे हो टाइम कंज्यूमिंग, तो उसको डिफाइन कर दो 2 लाइन में। ठीक है, क्या हुआ यार? दिस इज नॉट फेयर। क्लास चल रही है और आपका मोबाइल चल रहा है, और वो भी सामने, मतलब फैकल्टी खड़ी है और आप सामने ये हरकत कर रहे हो। क्या लगता है कि मतलब मैं कोई वो हूँ? नहीं, मैं भगवान हूँ कि मुझे सब कुछ आता है, मेरा कितना भी डाइवर्ट, अपना दिमाग डाइवर्ट कर लूँ, सब कुछ क्लियर अपने आप ऑटोमेटिक मशीन की तरह बोलती जाऊंगी, आप कुछ भी एक्ट करते जाओ, ऐसा है क्या? क्यों उठाया था? वही तो मैं बोल रही हूँ, मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट था। मैंने क्लास में सबसे पहले एक चीज बोली थी, इफ यू वांट टू बिकम ए ब्यूरोक्रेट ना, बिहेव लाइक दैट, बिहेव लाइक दैट। आज निशाने पे आप ही हो, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं मतलब सीरियसली, 2 घंटे मोबाइल से दूर नहीं रहा जा सकता।
मुझे तो कोई रोकने वाला नहीं है, कितने फोन आ रहे हैं मैं पिक कर सकती हूँ। 2 घंटे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो आप लोग। क्लियर? आपका क्लियर? डाउट कुछ पूछ रहे थे? ठीक, क्लियर? सैम्पलिंग इज क्लियर? एडवांटेज क्या है सैम्पलिंग डिस्कस कर लिया क्या? एडवांटेजेस क्या है सैम्पलिंग के बताओ? इज इट अ टाइम कंज्यूमिंग और नॉट? टाइम सेव कर रही है कि नहीं कर रही है? ऑफ कोर्स टाइम सेव कर रही है। इतनी बड़ी सोसाइटी को स्टडी नहीं कर सकते, सोसाइटी में से क्या किया, सैंपल पिक किया और उसको स्टडी किया, तो इट विल सेव टाइम एज वेल एज मनी। यस और नो? डेटा की एक्यूरेसी होगी या नहीं होगी? मेजर होगी, डेफिनेट प्रोबेबिलिटी हाई है तो डेटा की एक्यूरेसी भी इसमें मिलेगी सैम्पलिंग प्रोसेस में। इसके बाद जब हम सैम्पलिंग कर रहे हैं तो रिस्पोंडेंट रेट ज्यादा होगी। देयर इज अ हाई चांस कि जो रिसर्चर है, रिसर्च करने के लिए जो सैंपल कलेक्ट कर रहा है वो उसको प्रॉपर रिस्पॉन्ड है, तो वो भी रेट क्या रहेगी, हाई रहेगी। यस रहेगी कि नहीं रहेगी? डिसएडवांटेजेस क्या होंगे इसके? दोनों के ही होंगे डिसएडवांटेजेस। बताओ जनरल डिसएडवांटेज बताओ। सब्जेक्टिविटी हाई रहेगी और जरूरी नहीं है क्या, हम सिर्फ सैम्पलिंग के डिसएडवांटेज डिस्कस कर रहे हैं, तो सैम्पलिंग में प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी दोनों ही आ जाएंगे। तो तो उस लाइन को आप ऐड कर सकते हो ना, जब हम डिसएडवांटेज की बात कर रहे हैं तो उसमें ऐड कर सकते हो। नहीं 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 नहीं, इतना डिटेल में जाओगे, इतना अगर आप इसके टाइप्स के एडवांटेज और डिसएडवांटेज तो हाँ नहीं नहीं, जब ऐसे जाओगे तो ये नंबर आपका जो वर्ड लिमिट है ये क्रॉस हो जाएगी, आपकी बात पूरी नहीं हो पाएगी। एग्जैक्टली और सबसे बड़ी चीज, जब आप ये समझा रहे हो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के एडवांटेज डिसएडवांटेज, तो आपको ये भी समझाना पड़ेगा कि ये होता क्या है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप नहीं समझे मेरी बात। जब आपसे पूछा है व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द सैम्पलिंग, तो इसमें आपको सैम्पलिंग समझाओ, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग आपकी विश है, आपने चार्ट बना दिया है नहीं वो पूछा नहीं है उसने, उसके बाद सीधे जंप करो टाइप एडवांटेज डिसएडवांटेज। अब जब आप बोल रहे हो, आप कहना चाह रहे हो कि पहले हम लिखे प्रोबेबिलिटी एडवांटेज डिसएडवांटेज, फिर नॉन प्रोबेबिलिटी एडवांटेज डिसएडवांटेज, यही कह रहे हो ना? फॉर दैट पर्पस आपको पहले फिर ये भी समझाना पड़ेगा, फिर ये भी समझाना पड़ेगा, एंड इतना टाइम नहीं है, इतना स्पेस नहीं है, इतनी वर्ड लिमिट नहीं है। तो वो आप ऐसे लिख दो ना, डेटा एक्यूरेसी विथ रिस्पेक्ट टू प्रोबेबिलिटी। हाँ, उस पॉइंट में मेंशन कर दो, उसको अलग से ये लिखोगे तो ये बहुत लंबा जाएगा। समझ गए जो मैं कह रही हूँ? पक्का? तो उसको अलग से लिखोगे तो आपको लगता है 150 वर्ड लिमिट में पूरा हो पाएगा, नहीं होगा। हाँ हाँ, तो उसको क्या करो, जब ऐसा कोई कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट हो तो अवॉइड करो लिखना, और लिख रहे हो तो उसमें उस पॉइंट को मेंशन, क्योंकि हम टाइप्स तो यहाँ बता ही चुके हैं ना, तो उसमें डिफाइन तो उसने पूछा ही नहीं है डिफाइन करने के लिए, हम अपनी तरफ से दे रहे हैं उसको। क्लियर? डिसएडवांटेजेस, एक मेजर डिसएडवांटेज, जरूरी नहीं है एरर। यस, फर्स्ट थिंग तो एरर रहेंगे प्रोबेबिलिटी में, और जरूरी नहीं है, देयर इज ऑल्सो अ चांस कि हर प्रोबेबिलिटी, हर सैम्पलिंग जो हो वो 100% ट्रू हो, तो सैम्पलिंग गलत भी हो सकती है, सैंपल गलत भी हो सकता है, ये डिसएडवांटेजेस है, 100% श्योरिटी नहीं। क्लियर? ओके, टेक 2 minutes break, 5 minutes break. Sorry?
इट सेव टाइम एंड कॉस्ट, राइट। तो जब आप सैम्पलिंग की बात करोगे तो दिस इज अ डायरेक्ट पॉइंट यू कैन लिंक कि सैम्पलिंग प्रोसेस हेल्प टू सेव टाइम एज वेल एज मनी, सिंपल। अब आप देख रहे हो इस चीज को, इस यूनिट को, सॉरी ये यूनिट और इससे पहले वाली दोनों में क्या था, कुछ कॉन्सेप्ट लग रहा है क्या? नहीं लग रहा। डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, डायरेक्ट मेथड्स हैं, बस वो मेन कीवर्ड याद रखने हैं आपको। उसके अलावा पूरा पूरा सिंपल आपका अंदर का आपको पता ही है कि क्या होता है। क्लियर हो रहा है हर्ष? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है कि जो भी अपन को रिसर्च करनी है उसके लिए जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, दैट इज़ योर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। दैट मीन्स सिंपल सी बात है, वो डिफरेंट मेथड्स पूछ रहा है आपसे। हाँ, डिफरेंट मेथड्स पूछ रहा है वो, और कुछ नहीं पूछ रहा आपसे। What are the variables? Discuss the role in experimental research. ये क्वेश्चन समझे नहीं आप। क्वेश्चन बात कर रहा है व्हाट आर द वेरिएबल्स, तो वेरिएबल समझा दो क्या होता है, और चाहो तो उसका चार्ट फॉर्म में दो लिख दो, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। ठीक है। क्वेश्चन की सेकंड, वेरिएबल्स के बाद फुल स्टॉप है। क्वेश्चन की सेकंड डिमांड समझो, डिस्कस द रोल ऑफ वेरिएबल्स इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। मतलब वेरिएबल्स का क्या रोल है एक्सपेरिमेंट रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का मतलब वही हो गया, रिसर्च में वेरिएबल का रोल क्या है। आप यहाँ पे ये जो समझा रहे थे ये तो पूछा ही नहीं गया था क्वेश्चन में। क्वेश्चन पूछ रहा है कि वेरिएबल का रोल क्या है एक्सपेरिमेंट रिसर्च में। तो वेरिएबल कैसे रोल प्ले कर रहा है, वेरिएबल हेल्प टू आइडेंटिफाई द डेटा। मैंने अभी बताया वेरिएबल में आपको कि फर्स्ट क्या करना है, फर्स्ट यू नीड टू फाइंड व्हाट आर दोज वेरिएबल्स, then variables is dependent or independent, then what are those variables which are dependent उस research में, and what are those variables which are independent। एग्जाम्पल लेके समझाना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन ही यही कह रहा है what are variables full stop, discuss the role in experimental research। रोल किसका पूछ रहा है, वेरिएबल का रोल पूछ रहा है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। मतलब वेरिएबल का रोल पूछ रहा है सिंपल रिसर्च में क्या रोल है। रिसर्च का एग्जाम्पल लेके आप उसे समझा सकते हो, प्लस उसमें एरर भी समझा सकते हो कि वो एरर भी हो सकते हैं। सिंपल। आपने जो लिखा ना टाइप, हाँ इसीलिए जब टेस्ट का आंसर है तो वही चीज है। क्लियर हुआ?
ऐसे में दो सेक्शन आते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी। दोनों में से एक सेक्शन में सोशलॉजी का ऐसे जरूर मिलेगा, इट इज मैंडेटरी, ये मान के चलो। पता कैसे चलेगा? सोसाइटी से रिलेट होता है। किसी भी ईयर का पेपर उठा के देख लो, किसी भी ईयर का, डिपेंड करता है, लेकिन सोशलॉजी का होगा ही होगा, सोसाइटी से रिलेटेड। हाँ अभी मेंस, हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, प्री नहीं हुआ इस बार, दिया था? कितने मार्क्स से रह गया? हम्म, तो कहाँ गलती कहाँ हुई वो चेक किया? पेपर एनालिसिस किया पूरा? देखो कभी भी प्रिपरेशन लास्ट मोमेंट की होती ही नहीं है, पूरे साल पढ़ रहे होते, प्रिपरेशन पूरे साल की होती है। प्री निकालने का शायद मैं इसमें डिस्कस कर चुकी हूँ क्लास में, 3 सब्जेक्ट्स को बोल, हाँ शायद ये मैं कर चुकी हूँ। स्टैटिक पूरा नहीं, मेंस के हिसाब से पूरा तैयार करो। मेजर देखो कि यूपीएससी में क्वेश्चन अगर आपने 60 सही कर दिए ना, आपका पेपर निकल जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, ज्योग्राफी के क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं ज़्यादातर, और करंट का एग्जाम्पल डाल दो, रिसेंट भी जो फिनोमेना हुए होते हैं उनका। ऐसे में क्या आया था, फोमो कल्चर, फियर ऑफ मिसिंग आउट। मैंने चेक नहीं किया। हाँ साइंस का आ गया, बिल्कुल। ऐसे हमेशा मल्टी डायमेंशनल होता है, पता है। और ऐसे में हमेशा हिस्ट्री और ट्रेडिशनल सोसाइटी से लेके मॉडर्न कंटेम्प्रेरी तक आपको लिखना होता है, तब आपका ऐसे मल्टी डायमेंशनल एक एक पेज सब पे लिखते जाओ, 1000 वर्ड लिमिट्स पूरी हो जाती है और आपका सब कुछ कवर हो जाता है। और हर साल सोशलॉजी पे ऐसे आता ही आता है। अब आप सोचो, जब आपकी सोशलॉजी इतनी हो गई है तो आपका सोचने का जो हॉरिजन है वो बड़ा हुआ है, राइट। जब बड़ा हुआ है तो आप कितनी चीज़ें रिलेट कर सकते हो। हम सोसाइटी, वुमेन को एम्पावर करो, वुमेन एम्पावरमेंट होगी तो इकोनॉमी एम्पावर होगी, इकोनॉमी से रिलेट कर दिया, जीडीपी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी तो कंट्री की जीडीपी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, कंट्री का स्टेटस बढ़ेगा कि नहीं, हमने आईआर से रिलेट कर दिया। चीजों को लिंक करके देखो कि कहाँ कहाँ लिंक कर सकते हो। लिंक करना है, प्लस ऐसे के लिए कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ कोटेशंस, बस वो याद करनी होती है। दैट इज इट, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। और सबसे स्कोरिंग जो पूरी जीएस में है वो मैं बता दूं क्या है, एक आपका ऐसे, दूसरा आपका एथिक्स। एथिक्स से इजी कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। जो एक बना रखा है ना दिक्कत आप लोगों ने, फोबिया कि एथिक्स कैसे होगा कैसे होगा। सोचो एक एथिक्स तैयार करना है, कितने मार्क्स का है ऐसे का पेपर, एथिक्स का पेपर 250 मार्क्स, सिर्फ एक सब्जेक्ट तैयार करना है 250 मार्क्स के लिए, बाकी सबके लिए कितने सारे सब्जेक्ट। और एथिक्स में, एथिक्स का सिलेबस उठाओ, सिलेबस में सपोज दिया इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस के 5 सिनोनिम्स और 5 एंटी सिनोनिम्स और इमोशनल इंटेलिजेंट की एग्जैक्ट डेफिनेशन, टॉपिक खत्म आपका, टॉपिक तैयार, टॉपिक खत्म। ट्राई करके देख लेना किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे। एटीट्यूड, एटीट्यूड क्या होता है, टाइप्स ऑफ एटीट्यूड, एक दो एग्जांपल, 5 एटीट्यूड के सिनोनिम्स, 5 एंटी सिनोनिम्स, दैट इज इट। सिनोनिम्स, एटीट्यूड से सिमिलर वर्ड, रिलेटेड, एटीट्यूड कोई वर्ड है उससे रिलेटेड 5 वर्ड सिमिलर, जो भी सेम मीनिंग निकाल रहे हैं जो एटीट्यूड का निकल के आ रहा है। एंटी सिनोनिम्स, एंटी सिनोनिम्स वो हो गया जो एटीट्यूड का अपोजिट। ये यूज मैं बताती हूँ। सपोज आपसे वो क्वेश्चन भी यही पूछेगा, क्वेश्चन उसने पूछा एटीट्यूड, अब एटीट्यूड के आंसर में आप बार बार एटीट्यूड वर्ड यूज नहीं कर सकते, आप क्या करोगे, बार बार उसके सिनोनिम्स यूज करोगे, तो आपका डायमेंशन क्या हो गया, बड़ा दिखने लगा, मतलब वही निकल के आ रहा है। अब आप करप्शन है, करप्शन में बार बार आप करप्शन ही वर्ड यूज करोगे क्या, आंसर में 10 जगह यूज करना है करप्शन ही यूज करोगे,
नहीं, डिफरेंट उसका अल्टरनेटिव वर्ड यूज करो। समझ रहे हो? अब आपको लिखना है, आपको बात करनी है इमोशनल इंटेलिजेंस या आप एथिक्स। अब एथिक्स के सिमिलर वर्ड कितने सारे हैं, है कि नहीं है? क्या आप एथिक्स बार बार एथिक्स वर्ड यूज करोगे? एथिक्स, मोरल, वैल्यूज, है ना? इसके अलावा और भी कई सारे वर्ड हैं, वो सब यूज करो। सिलेबस में लिमिटेड 15 to 20 टॉपिक है, उन टॉपिक का एक प्रॉपर चार्ट बना लो। ये 5 इसके सिनोनिम्स हो गए, 5 इसके एंटी सिनोनिम्स, मतलब 5 सिमिलर वर्ड जिनको बोलते हैं ना पर्यायवाची। सिनोनिम्स हो गए आपके पर्यायवाची, ठीक है, और एंटी सिनोनिम्स हो गए आपके विलोम शब्द। दैट इज इट। 5 तैयार कर लो, वोकैब भी बढ़ जाएगी आपकी और एथिक्स में अपने आप चीजें बढ़ जाएंगी। और इसके साथ साथ जो करंट में चीजें चल रही हैं उनसे रिलेटेड एग्जांपल्स, रामायण, महाभारत, इस तरीके से क्वेश्चन। जैसे अब सोचो ये क्वेश्चन आप कैसे तैयार करोगे। क्वेश्चन पूछा गया था मेरे टाइम पे, व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट इज हैप्पीनेस मीन टू यू, व्हाट डज हैप्पीनेस मीन्स टू यू। ये किसी बुक में मिलेगा आपको आंसर? नहीं मिलेगा। लेकिन जब यूपीएससी ने पूछ लिया उसके बाद सब बुकों में है ये। अब हैप्पीनेस का आंसर आप क्या लिखोगे? बताओ क्या लिखोगे? बताओ, व्हाट डज हैप्पीनेस मीन्स टू यू। सिंपल 10 नंबर का क्वेश्चन था एथिक्स में। पर्सन टू पर्सन वेरी करती है ना, ठीक है, एक लाइन हो गई। और बताओ, अब इन आंसरों में आपको क्या समझाने की जरूरत है? डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल समझाने की जरूरत है। हैप्पीनेस आप लेके चलो कहां से? जो पद्मावत मूवी आई थी, क्या नाम था उसका, अलाउद्दीन खिलजी, उसके लिए हैप्पीनेस क्या थी? पावर, राइट। फिर आप लेके चलो किसके लिए? रामायण का एग्जाम्पल, हर तरीके का एग्जाम्पल लो। राम के लिए हैप्पीनेस क्या थी? फादर की इच्छा को पूरा करना, यस। तो एक पॉजिटिव एग्जाम्पल चला गया, वो समझाओ। फिर उसमें बात करो आप कि अलग अलग सोसाइटी में फार्मर के लिए हैप्पीनेस क्या है, ठीक है, वुमेन के लिए हैप्पीनेस क्या है, उसका चिल्ड्रन। समझ रहे हो? इसको मल्टी डायमेंशनल कर दो, 5-6 डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन में एग्जाम्पल दो, काम खत्म। लेकिन उस टाइम पे दिमाग में अब सोचा ही नहीं ना उस चीज के बारे में। हम बैठ के ये सोचते हैं ये क्वेश्चन तो हमने पढ़ा ही नहीं था। एथिक्स के क्वेश्चन कभी पढ़े हुए नहीं आते, 2-4 क्वेश्चन के बाद कभी नहीं आते। और केस स्टडी सबसे ज्यादा वो होती है, मार्क्स फैचिंग केस स्टडीज, हम उन पे ध्यान ही नहीं देते हैं। होती है कि नहीं होती? अब समझ आया व्हाट डज हैप्पीनेस मीन्स टू यू? वो आप सो फिर लास्ट में लिखो, उसने क्वेश्चन पूछा ना व्हाट डज हैप्पीनेस मीन्स टू यू, आपके लिए हैप्पीनेस क्या है? एक बैलेंस्ड बताओ। मैं आपसे बात करूं व्हाट डज हैप्पीनेस मीन्स टू यू? इनर पीस, इनर पीस, मेंटल पीस, राइट। एक ब्यूरोक्रेट्स के लिए हैप्पीनेस क्या है? लॉ एंड ऑर्डर रनिंग करना या सोसाइटी का वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, यस। कौटिल्य के लिए हैप्पीनेस क्या थी? जो बड़े बड़े लोग थे, गांधी जी के लिए हैप्पीनेस क्या थी? फ्रीडम ऑफ इंडिया, फ्रीडम ऑफ नेशन इज द हैप्पीनेस फॉर महात्मा गांधी, यस। तो सबके एग्जाम्पल लिख दो, फिर बाद में एक पैरा स्टार्टिंग में भी लिखा आपने, बाद में भी लिख दो, हैप्पीनेस वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, बट ओवरऑल हैप्पीनेस मीन्स mental peace with respect to social, economic, political, cultural, environment, ethical, morals. And when you will fulfill your ethics and moral, when means and ends both are legitimate, it further leads to the happiness for an individual. क्या दिक्कत थी इसमें? बट इतना हम डायमेंशन सोच ही नहीं पाते। क्यों? हम ये सोचते हैं हमने ये टॉपिक कहाँ पढ़ा, हमने तो पढ़ा ही नहीं तो हम छोड़ देते हैं। और छोड़ना इज नॉट द सॉल्यूशन। क्लियर? एथिक्स सबसे इजी है, मैं फिर कह रही हूँ। 15 डेज में वन ऑफ माय फ्रेंड जिसने बिल्कुल प्रिपरेशन में नहीं था, 15 डेज में एथिक्स तैयार करके और बहुत अच्छा स्कोर किया था, बहुत ही अच्छा स्कोर। एथिक्स और ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें आपको मेहनत नहीं करनी, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, थोड़ी सी टैक्टिक। और वो टैक्टिक मैंने उसी से सीखी थी कि सिंपल क्या करो, कम से कम जो आपके सिलेबस का वर्ड है उसके 5 सिनोनिम्स, एंटी सिनोनिम्स आप हर जगह आंसर में। अब वो पूछ रहा है एटीट्यूड क्या होता है? एटीट्यूड्स आर द वे ऑफ थिंकिंग, राइट। अब आप बार बार एटीट्यूड वर्ड तो यूज नहीं कर सकते ना, डेफिनेशन के अंदर भी एटीट्यूड ही वर्ड आना है, उसको रिप्लेस करके जो सिनोनिम याद किया उसको ऐड करो, उसमें नया वर्ड हो गया, मतलब वही निकल के आ रहा है। दिस इज द टैक्टिक्स टू क्लियर द एग्जाम। हर चीज नई नहीं पढ़नी होती, और जो वहां पढ़ रहे हो वो आपके जीएस में भी काम आएगा। एथिक्स क्या है? एथिक्स और ऐसे मिक्सचर ऑफ ऑल सब्जेक्ट, सिंपल।
एथिक्स में एनवायरनमेंट का क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार, राइट। एथिक्स में पॉलिटी से भी रिलेटेड आ जाएगा, केस स्टडी भी आ जाएगा, ब्यूरोक्रेसी तो पूरा पूरा आ ही रहा है आपका। सिंपल सी चीज़ है, करप्शन आ रहा है, ऑनेस्टी आ रहा है। अब ऑनेस्टी, करप्शन का अपोजिट ऑनेस्टी, ऑनेस्टी के कई सारे सिनोनिम्स हैं, करप्शन के कई सारे सिनोनिम्स हैं। और एक और चीज़ बता दूं, क्वेश्चन ऑनेस्टी पे है तो जब उसका बारे में बात कर रहे हो तो क्रिटिसाइज करोगे करप्शन, करप्शन पूरा पड़ा हुआ है आपका, क्योंकि करप्शन टॉपिक है, वही पॉइंट आने हैं। एथिक्स के पेपर में आपको पूरा की पूरा सिलेबस ही कॉपी पेस्ट करना होता है आंसर्स में, पूरा की पूरा सिलेबस, बस क्या ऐड करना है, लेटेस्ट एग्जाम्पल, दैट इज इट। फ्रेंडशिप पे क्वेश्चन आ जाए, फ्रेंडशिप पे क्वेश्चन आएगा लिंक। एथिक्स में आपका भगवत गीता, रामायण, इनका बहुत बड़ा रोल है एग्जाम में, एग्जाम्पल लिखने के लिए। अब फ्रेंडशिप का क्वेश्चन आ जाए, किसका एग्जाम्पल लिखोगे आप फ्रेंडशिप में? कर्ण दुर्योधन का, ठीक है। कृष्ण और सुदामा, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर सोशल स्टेटस, फ्रेंडशिप इज स्टिल मेंटेन थी उनकी या नहीं थी? यस और नो? तो इस तरीके के एग्जाम्पल आपको फैमिली सिस्टम और सोसाइटी के सारे एग्जाम्पल, क्योंकि रामायण सोसाइटी का एक ऐसा पार्ट है, इट इज अ कोर पार्ट जो कभी अलग नहीं किया जा सकता। ऐसा कौन सा रिलेशन है जो रामायण से नहीं सीखा जाता? बताओ मुझे, ऐसा कौन सा रिलेशन है? अच्छे फादर के लिए रामायण में है, अच्छे बच्चों के लिए राम एग्जाम्पल है, अच्छी वाइफ के लिए सीता एग्जाम्पल है, अच्छी वाइफ के लिए लक्ष्मण जी की वाइफ उर्मिला, उनका एग्जाम्पल है, अच्छे भाई के लिए भरत और शत्रुघ्न, अच्छे और लक्ष्मण तो है ही है, राइट। मतलब उनकी पूरी फैमिली में सब कुछ है, सब कुछ। सोचो, किस्मत की बात करते हो, लक फैक्टर जो बोलते हैं हम, उनकी डेस्टिनी, डेस्टिनी लॉर्ड शिव और पार्वती, जब उनकी बारात आ रही थी, सती भी है, वाइफ की रिस्पेक्ट के लिए वो किया गया शिव जी ने। इसके अलावा जब उनकी बारात आ रही थी तो उनकी बारात में कौन थे शिव जी की में? भूत प्रेत ये सब भस्म वगैरह लगा के एवरीवन वाज क्रिटिसाइजिंग, कितनी अच्छी लड़की, इतने उसको वो कर रहे हैं ये लोग, बट शी वॉज वेरी हैप्पी। लेकिन जब पूजा करते टाइम पे मदर ने देखा कि ये तो साक्षात भगवान है, तब उनको खुशी हुई, अदरवाइज उससे पहले तो वो भी रो रही थी, वो भी मना कर रही थी कि क्यों कर रहे हो ये। लेकिन और उनके लिए तपस्या की उन्होंने, पार्वती जी ने, राइट। तो ये सब चीजों के एग्जाम्पल सोसाइटी में जो आप पढ़ते हो ना, ऑनेस्टी एंड ऑल, ये सब हर चीज का एग्जाम्पल आपको रामायण महाभारत से मिलेगा। लेकिन ना हमने पढ़ी है, ना हम उस चीज को जानते हैं, ना हमें इंटरेस्ट है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। एथिक्स इज द पेपर जो रैंडमली बैठ के लिखा जा सकता है, बस उसको 1-2 दिन चाहिए उसका बेसिक तैयार करने के लिए, दैट इज इट। एथिक्स बिना एग्जाम्पल के आप नहीं लिख सकते। इसलिए मैंने, शायद किसने मेरे से पूछा था, मैंने कहा था मैं देखकर बताऊंगी, हाँ मुझे एग्जाम्पल्स आपको करंट के बताने हैं, क्योंकि अभी तक मुझे मिला नहीं है, मेरे माइंड में है वो, क्योंकि करंट के एग्जाम्पल आपको एक जगह मिल जाएंगे तो इट विल हेल्पफुल, आंसर लिखने में बहुत कोई सिंपल। और एथिक्स के हर टॉपिक की डेफिनेशन, एटीट्यूड क्या होता है, एग्जैक्ट डेफिनेशन, करप्शन क्या होता है, एग्जैक्ट, ईआई क्या होता है, एग्जैक्ट डेफिनेशन याद करनी ही पड़ेगी, लिखनी है। ये एथिक्स का इंट्रोडक्शन तो वही है, समझ गए? तो ये बहुत मैंडेटरी है। 2 सब्जेक्ट में फिर कह रही हूँ, बहुत स्कोरिंग है, वन इज ऐसे, अनदर वन इज एथिक्स, बाकी आप लोग देख लो। नेक्स्ट इज हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है यूजुअली? हाइपोथेसिस होता है आपका एक टेंटेटिव स्टेटमेंट। हाइपोथेसिस आपका एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है, दैट मीन्स कोई भी हम रिसर्च वगैरह करते हैं उससे पहले हम एक स्टेटमेंट बना लेते हैं, एक हाफ रिसर्च कह लो या कुछ भी कह लो, एक जनरलाइजेशन बना लेते हैं और उसके बेसिस पे हम चीज़ें चल रही होती हैं, वो आपकी क्या होती है? हाइपोथेसिस। सो कैन बी से हाइपोथेसिस क्या होते हैं? कई सारे वेरिएबल, 2 और मोर देन 2 वेरिएबल्स मिक्स होकर एक हाइपोथेसिस बनती है। तो हाइपोथेसिस में वेरिएबल्स भी होते हैं, राइट। तो एक जनरल जिसको बोलते हैं ना कच्ची रिसर्च जिसको बोलते हैं, तो वो क्या है आपकी? हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस 2 टाइप की होती है अकॉर्डिंग टू रिसर्चर। द वन इज नल हाइपोथेसिस
एंड दूसरा इज अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस क्या होती है? नल हाइपोथेसिस जो है वो कांस्टेंट है, इसमें रिसर्चर का वेरिएबल्स के साथ, मतलब दो डिफरेंट वेरिएबल्स का आपस में कोई रिलेशन नहीं होता है, वो है आपकी नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस जिसमें दो वेरिएबल्स का कोई भी रिलेशन नहीं होता है, दैट मीन्स दो से ज्यादा वेरिएबल्स का कोई रिलेशन नहीं होगा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, दैट इज योर नल हाइपोथेसिस, राइट। देन नेक्स्ट इज अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कौन सी होगी? जिसमें दो से ज्यादा वेरिएबल्स का आपस में रिलेशनशिप होगा, दैट इज कंसीडर एज योर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। दैट इज कि कोई एक रिसर्च चल रही है, हमने एक हाइपोथेसिस बनाई है, वो सही नहीं हुई, हमने हटा के उसको दूसरी रखी, भाई दूसरा प्रूफ हो रहा है तो शायद ये हो सकती है। तो दो से ज्यादा वेरिएबल्स का आपस में रिलेशनशिप होगा, दैट इज कंसीडर एज योर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। और जब रिलेशनशिप नहीं होगा, दैट इज कंसीडर योर नल हाइपोथेसिस। देयर आर ऑल्सो टू टाइप्स ऑफ एरर विथ रिस्पेक्ट टू हाइपोथेसिस। दो तरीके के एरर भी होते हैं। द एरर फर्स्ट इज टाइप 1 एरर, सेकेंड इज टाइप 2 एरर। दो तरीके के एरर होते हैं, टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर क्या होता है? टाइप 1 एरर होता है जब रिसर्चर रिसर्च कर रहा है, या मीन जब रिसर्चर रिसर्च कर रहा है तो जो एक्चुअल हाइपोथेसिस है उसको रिजेक्ट कर दे। जब रिसर्चर रिसर्च कर रहा है और रिसर्च करते टाइम पे जो नल हाइपोथेसिस और यू कैन से जो एक्चुअल हाइपोथेसिस है, जो ट्रू है, उसको रिजेक्ट कर दे, तो वो टाइप 1 एरर हो जाएगा। मैंने कोई एग्जांपल से समझो, मैंने कोई रिसर्च स्टार्ट की, उस रिसर्च में रिसर्च चल रही है, सपोज कि डिवोर्स रेट सबसे ज्यादा है इंडिया में, उसका रीजन है इंडिपेंडेंसी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी ऑफ द वुमेन। ये इसका कोर रीजन हो गया। लेकिन, और ये कोर रीजन सही है, लेकिन मैंने हाइपोथेसिस में ये सच रीजन को ही गलत कर दिया, अब मैं दूसरी हाइपोथेसिस लेके चल रही हूं, तो वो क्या हो गया? टाइप 1 एरर। इज इट क्लियर? कि जब मैं गलत हाइपोथेसिस के साथ, सिंपल वर्ड्स में बात करूं तो जब मैं गलत हाइपोथेसिस के साथ चल रही हूं, जो सही हाइपोथेसिस थी उसको रिजेक्ट कर रही हूं, वो क्या हो गई आपकी? टाइप 1 एरर। सिंपल वर्ड्स में कि जो हाइपोथेसिस सही है मैं उसको तो ले नहीं रही हूं, लेकिन जो गलत है उसको लेके चल रही हूं, वो हो गई टाइप 1 एरर। ठीक है। देन नेक्स्ट इज टाइप 2 एरर। टाइप 2 एरर क्या होता है? टाइप 2 एरर, इसी में सिंबल समझना, टाइप 2 एरर हो गया जब रिसर्चर गलत हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर पाता है। जब रिसर्चर गलत हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर पाता है, वो कौन सा हो गया? टाइप 2 एरर। तो दोनों में डिफरेंस ये है, जब रिसर्चर सही हाइपोथेसिस को गलत कर दे तो वो क्या हो गया आपका? टाइप 1 एरर। और जब रिसर्चर गलत हाइपोथेसिस को गलत नहीं कर पाता तो वो क्या हो जाता है आपका? टाइप 2 एरर। तो दो तरह के एरर हैं। जब रिसर्चर टाइप 1 एरर जब रिसर्चर सही हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देता है, इट विल लीड टू टाइप 1 एरर। जब रिसर्चर फॉल्स हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर पाता है तो वो क्या हो गया आपका? टाइप 2 एरर। क्लियर? कौन सी वाली? आप जान के नहीं, सिंपल सी बात है, हमने कोई हाइपोथेसिस बनाई, आप नहीं समझे, एग्जांपल के साथ समझो। मैं कोई रिसर्च कर रही हूँ वुमेन पे, सपोज, ठीक है, कि इंडिया में इतनी वुमेन सिंगल क्यों है। ठीक है, रीजन क्या है? रीजन, अगर सपोज ट्रू रीजन, एग्जांपल पे समझ रहे हैं, सपोज ट्रू रीजन इज कि अच्छे लड़के नहीं है, दिस इज द एक्चुअल रीजन। ठीक है, अब अच्छे या कंपैटिबिलिटी नहीं है, कंपैटिबिलिटी एक्चुअल रीजन। पहला टाइप 1 एरर क्या हुआ कि रिसर्चर ने ये थ्योरी थी वो उसको प्रूफ ही नहीं कर पाए,
ट्रू था, लेकिन उनको ये रीजन ना मिलके कोई और रीजन मिला, तो उन्होंने ट्रू हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया, टाइप 1 एरर। दूसरा क्या था, अब दूसरा रीजन क्या था कि सिंगल लड़कियां इसलिए है क्योंकि अच्छे लड़के नहीं है, लेकिन हाइपोथेसिस ही क्या लेकर चल रहे थे, वो हाइपोथेसिस लेके चल रहे थे कि फाइनेंशियल डिपेंडेंट लड़के नहीं मिल रहे हैं। ये फॉल्स हाइपोथेसिस लेके चल रहे थे और उन्होंने प्रूफ भी यही कर दी कि हाँ यही रीजन है। वो इस फॉल्स हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर पाए अपनी रिसर्च के थ्रू। देन क्या हो गया आपका टाइप 2 एरर। एक तो जब वो थ्योरी चल रही थी तो उन्होंने अपनी थ्योरी में उन्होंने फाइनल रिसर्च की तो सही थ्योरी को गलत बना दिया, ट्रू थ्योरी रिजेक्ट कर दी, तो भी वो एरर हो गया। अगर कोई थ्योरी सही है और उसको रिजेक्ट, अगर कोई थ्योरी सही है और उसको गलत कर दो तो वो एरर हो गया। दूसरा, कोई थ्योरी गलत है और आपने उसको प्रूफ कर दिया कि नहीं ये सही है, तब भी वो एरर हो गया। दोनों ही सिचुएशन में एरर हुआ कि नहीं, एक तो सही को गलत कर रहे हो और दूसरा गलत को सही कर रहे हो, तो दोनों ही तरीके के एरर क्या हो गए आपके, टाइप 1 और टाइप 2 एरर। अभी भी कंफ्यूज है, एक सेकेंड। टाइप 1 टाइप 2, टाइप 1 एरर में आपने कोई हाइपोथेसिस ली, वो हाइपोथेसिस क्या थी आपकी, ट्रू थी, राइट। जो हाइपोथेसिस ट्रू थी, लेकिन जब आपने वो थ्योरी बनाई तो आपने क्या कर दिया, उसको फॉल्स प्रूव कर दिया, मतलब रिजेक्ट कर दिया, तो ये एरर बनेगा कि नहीं, क्योंकि ये सही था। क्लियर। दूसरा टाइप 2 एरर, टाइप 2 एरर में आपने हाइपोथेसिस कोई ले ली जो कि एक्चुअल में फॉल्स है, आपको नहीं पता कि वो फॉल्स है, आप कोई फॉल्स हाइपोथेसिस के साथ आगे चल रहे हो, लेकिन वही आपने प्रूव भी कर दिया कि सही है आपके अकॉर्डिंग। मतलब मैंने जो हाइपोथेसिस ली वो फॉल्स है, लेकिन मुझे नहीं पता वो फॉल्स है, और वो चीज मैंने प्रूव भी कर दी कि भाई सही है, तो भी ये एरर ही डेवलप करेगा कि नहीं। ये है टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 में सही को गलत प्रूफ कर रहे हो, टाइप 2 में गलत को सही प्रूफ कर रहे हो, तो दोनों ही केसेस में एरर आएगा कि नहीं आएगा। दैट इज योर टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर। क्लियर, इज इट क्लियर? ठीक। द लास्ट इज रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। Reliability and validity. Reliability and validity are also the two component जो क्या फाइंड करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं और डेटा कलेक्शन में भी हेल्प करते हैं और आपका इफेक्टिव रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। रिलायबिलिटी क्या होता है, रिलायबिलिटी इज कंसीडर एज द रिपीटेशन ऑफ रिजल्ट। रिपीटेशन ऑफ जो रिजल्ट है, रिजल्ट बार बार अगर सेम रिजल्ट आ रहा है, याद रखना, मार्क माय वर्ड्स, मैंने यहाँ पे ये नहीं कहा है सही या गलत रिजल्ट, मैं सिर्फ वर्ड यूज कर रही हूँ। जो रिजल्ट बार बार आ रहा है तो रिजल्ट क्या हो गया, रिलायबल हो गया। मैंने यहाँ पे वर्ड यूज नहीं किया है सही गलत और अपना डिजायर्ड रिजल्ट, नहीं, मैं यहाँ पे बस वर्ड यूज कर रही हूँ, रिपीटेशन ऑफ रिजल्ट, देन इट इज कंसीडर एज रिलायबिलिटी। जब बार बार एक ही रिजल्ट आ रहा है तो क्या हो गया, रिजल्ट क्या हो गया आपका, रिलायबल हो गया। वैलिडिटी क्या होती है, वैलिडिटी होती है जब आपको डिजायर रिजल्ट मिले, द मीटिंग ऑफ डिजायर रिजल्ट और डिजायर गोल, देन इट इज कंसीडर एज वैलिडिटी। जब जो आप चाहते हो वो रिजल्ट आपको मिल जाता है तो वो क्या हो गया, डिजायर वैलिडिटी हो गई, राइट। समझो,
निशाने वगैरह लगाते हो आप लोग? लगाते हो? सेंटर पॉइंट क्या, निशाना कहाँ लगना चाहिए कायदे से? इस पॉइंट पे, लेकिन आपका पहला निशाना लगा यहाँ, ठीक है, दूसरा निशाना लगा यहाँ, तीसरा लगा इधर, चौथा इधर, पांचवा इधर। तो यहाँ पे रिलायबिलिटी, वैलिडिटी या कुछ भी नहीं है या नहीं है? कुछ भी नहीं है, पक्का? आप रिलायबिलिटी इज देयर क्योंकि आपको बार बार रिजल्ट एक ही जगह पर मिल रहा है। 100% नहीं, बट हाँ, रिलायबल का मतलब यही होता है आसपास का रिजल्ट मिल रहा है, एक्यूरेसी कहीं भी नहीं होती है, तो बार बार एक ही रिजल्ट मिल रहा है, दैट मीन्स दिस इज रिलायबिलिटी इज देयर, वैलिडिटी इज नॉट देयर। इज इट क्लियर? देन अब आपने निशाना लगाया, आपको रिजल्ट मिला यहाँ, दूसरा लगाया, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ। क्या ये रिलायबल है? क्या ये वैलिडिटी है? तो यहाँ पे ना रिलायबिलिटी है ना वैलिडिटी है। क्या बार बार सेम रिजल्ट मिला है? नहीं मिला, हर बार अलग अलग रिजल्ट मिला है। जब रिजल्ट नहीं है, रिपीटेशन ऑफ रिजल्ट नहीं है, तो रिलायबल नहीं है। और वैलिडिटी, डिजायर रिजल्ट क्या था? ये था, तो डिजायर रिजल्ट तो आपको मिला ही नहीं, सो इट इज नीदर रिलायबल नॉर वैलिडिटी। देन क्या ये रिलायबल है? क्या ये रिलायबल है? सारे रिजल्ट एक ही जगह मिल रहे हैं, बार बार सेम, तो रिलायबिलिटी इज देयर। आपका डिजायर रिजल्ट क्या था? सर्कल के अंदर वही आया है, सो वैलिडिटी है या नहीं? यस, सो यहाँ पे रिलायबिलिटी और वैलिडिटी दोनों है। तो रिलायबिलिटी क्या है? रिपीटेशन ऑफ रिजल्ट। जब आपको बार बार सेम मिले, हर बार प्रीलिम्स में फेल हो रहे हो, that means your result is reliable. Yes or no? हर बार प्रीलिम्स फेल हो रहे हो, और उसमें भी एक और रिलायबिलिटी, हर बार सीसेट की वजह से फेल हो रहे हो, हर बार सीसेट में डिस्क्वालीफाई हो रहे हो, तो योर रिजल्ट इज रिलायबल। यस और नो? देन आपका रिजल्ट, आप वैलिडिटी, आपको क्या चाहिए था? प्रीलिम्स निकल जाए, प्रीलिम्स निकल गया, तो इट इज वैलिडेबल, वैलिडिटी और नॉट? यस। तो reliability means repetation of result, validity means achieving desired results. Is it clear? Types of reliability: temporal and comparative. Types of reliability: temporal and comparative. टेम्परल रिलायबिलिटी क्या होगी? टेम्परल रिलायबिलिटी होगी कि जब आपका डिफरेंट टाइम्स पर भी, डिफरेंट टाइम पर क्या आ रहा है? सेम रिजल्ट आ रहा है, देन इट इज कंसीडर एज टेम्परल रिलायबिलिटी। डिफरेंट सिचुएशन पे, डिफरेंट टाइम पे सेम रिजल्ट आ रहा है। मैंने सुबह अपना फीवर मेजर किया, सेम, फिर मैंने अपना फीवर से वो किया मेजर, सेम, फिर किया, सेम, तो क्या हुआ? डिफरेंट टाइम पे सेम रिजल्ट आ रहा है, दैट इज कंसीडर एज योर टेम्परल रिलायबिलिटी। देन कंपैरेटिव रिलायबिलिटी। कंपैरेटिव रिलायबिलिटी जब आपकी डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट टाइम, डिफरेंट इवेंट, सब कुछ चेंज हो रहा है, तो दो चीजों के बीच में कंपैरिजन में जो आपका रिजल्ट आ रहा है, दैट इज योर
कंपैरेटिव रिलायबिलिटी। दैट मींस रिलायबिलिटी जब टारगेट चेंज हो जाए, आपका इवेंट चेंज हुआ, सपोज अभी आप काम कर रहे हो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, नेक्स्ट आपने टारगेट चेंज कर लिया ट्राइबल एम्पावरमेंट के लिए, तो आपके टारगेट चेंज हो गए, और जब टारगेट चेंज हो गए तो आपके टेस्टिंग मेथड भी चेंज होंगे, टेस्टिंग मेथड चेंज होंगे तो आपका ऑब्जर्वेशन चेंज होगा, तो उन सब की वजह से रिलायबिलिटी चेंज होगी कि नहीं होगी? तो एज कंपेयर टू प्रीवियस वन रिलायबिलिटी विल आल्सो चेंज, दैट इज योर कंपैरेटिव रिलायबिलिटी। तो जैसे जैसे आपके इवेंट, जैसे जैसे आपकी सिचुएशन चेंज होगी, आपका मेन कीवर्ड याद रखो टारगेट। जब यहाँ टारगेट चेंज होगा तो आपके अदर चीजें भी बदल जाएंगी, दैट इज योर कंपैरेटिव रिलायबिलिटी। कंपैरेटिव रिलायबिलिटी में क्या हुआ, जब टारगेट बदलेगा तो आपका सिचुएशन भी बदल गया, लेकिन उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आ रहा है। तो यहाँ नहीं, तो वो यहाँ पे कंपैरिजन में रिजल्ट सेम आ रहा है, लेकिन कंपैरिजन में यहाँ इवेंट कुछ और था तो उसका रिजल्ट बार बार सेम, ये इवेंट चेंज हो गया, टारगेट बदल गया, तो यहाँ पर भी आपका रिजल्ट सेम। तो एज कंपेयर टू प्रीवियस वन क्या रहेगा? कंपैरेटिव रिलायबिलिटी। तो टेम्परल रिलायबिलिटी जहां पे आपकी सिचुएशन चेंज होने पर भी रिजल्ट क्या है? सेम है, और कंपैरेटिव में आपकी चीजें क्या हो रही हैं? चेंज हो रही हैं। क्लियर? हाँ जी। मैंने बोला टारगेट चेंज हो गया ना आपका यहाँ पे। नहीं, सिंपल समझो, आपका टारगेट क्या था? फीवर चेक करना है, आपने अभी चेक किया, 2 घंटे बाद किया, फिर 2 घंटे बाद किया, 2 घंटे बाद किया, टाइम चेंज होता गया, टारगेट सेम है, टेम्पोरल रिजल्ट सेम आ रहा है, राइट? अब आपका टारगेट क्या है? टारगेट की बात कर रही हूँ दोनों में, यहाँ टारगेट बदल गया कंपैरेटिव में। कंपैरेटिव में अगर टारगेट बदल गया, पहले कुछ और टारगेट था, अब कुछ और टारगेट, जब टारगेट ही बदल गया तो रिजल्ट सेम कैसे आएगा? सिंपल सा एग्जांपल समझो कंपैरेटिव का, मैंने आपको अभी बताया, आपका टारगेट है वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट में परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन अलग है, परसेंटेज ऑफ वुमेन एजुकेटेड पॉपुलेशन अलग है, सब कुछ अलग है, तो उसकी वजह से रिजल्ट वेरी करेगा। अब आपका टारगेट हो गया, कंपैरिजन किया, आपका टारगेट हो गया ट्राइबल को एम्पावर करना। अब ट्राइबल को एम्पावर करना ज्यादा टफ है एज कंपेयर टू वुमेन, क्योंकि ट्राइबल को सबसे पहले तो लैंग्वेज बैरियर, राइट? तो वो टारगेट में और इस टारगेट में दोनों की रिलायबिलिटी में डिफरेंस होगा कि नहीं होगा? आपके टारगेट्स बदल गए यहाँ पे। जब टारगेट बदलेगा तो टारगेट से रिलेटेड सारी चीजें बदल जाती है। तो एज कंपेयर टू प्रीवियस और आफ्टर रिलायबिलिटी दोनों के रिजल्ट में बहुत डिफरेंस आएगा। जरूरी नहीं है कि वुमेन एम्पावरमेंट में आपने 10 की 10 पॉइंट अचीव कर लिए रिलायबिलिटी में, तो जरूरी नहीं है कि 10 के 10 आप ट्राइबल में भी अचीव कर लो। दैट इज योर कंपैरेटिव। हाँ, तो टारगेट में, इसलिए मैंने टाइम की जगह यहाँ पे मेजर फोकस टारगेट पे रखो ना। एक बार में टाइम मैंने इसलिए बोला, कई बार होता है एक साथ सारे टास्क कर रहे हो, कई बार होता है आप अलग अलग सिचुएशन में टास्क कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे टारगेट मैटर कर रहा है। क्लियर? इज इट क्लियर विद एवरीवन? सो दिस इज अबाउट रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। कल मैंने आपको कुछ और पॉइंट्स भी लिखवाए थे, एडवांटेज वगैरह सब जनरल है, आप लोग देख लेना एक बार। कल मैंने आपको जो टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन में कुछ और पॉइंट्स भी लिखवाए थे, एक बार दिखाओ मुझे क्या थे। क्वेश्चनियर हो गया, केस स्टडी हो गया, सर्वे हो गया, कंटेंट एनालिसिस, जो कंटेंट है उसको एनालिसिस करके आप रिसर्च कर रहे हो, ऑब्जर्वेशन मैं बता ही चुकी हूँ, बायोग्राफी। अब बायोग्राफी सपोज मैं आपको क्या बता रही हूँ, सिंपल समझते जाओ, सिंपल है सारा। बायोग्राफी वो ऐसे, देखो ये सिर्फ लिमिटेड है, सिलेबस में 4 ही दिए हैं, मैंने आपको एक्स्ट्रा बताए हैं, हो सकता है पेपर में कुछ और भी डाल दे, तो वर्ड के हिसाब से ही चलना, बस आपको पता होना चाहिए। बायोग्राफी हमने कार्ल मार्क्स की डर्कहाइम की, क्या पता चल रहा है बायोग्राफी से? उनका बिहेवियर, उनका नेचर, उनका बैकग्राउंड, यस, तो वो कहीं ना कहीं हमारी रिसर्च में हेल्प करेगा कि नहीं करेगा? तो बायोग्राफी का मतलब ही यही है कि आपको पर्टिकुलर इंसान, बायोग्राफी इंडिविजुअलिज्म पे काम कर रहा है, तो
किसी की बायोग्राफी पढ़ के आप उसके बारे में पता कर सकते हो, बहुत सारी चीजें उसके बारे में रिसर्च कर सकते हो। तो वो क्या हो गया आपका बायोग्राफी मेथड फॉर इंडिविजुअल टू कलेक्ट द डेटा। नेक्स्ट इज हिस्टोरिकल एनालिसिस। इसमें क्या करना है, हिस्ट्री के इवेंट्स वगैरह को एनालिसिस करके हमें फाइंड करना है। पायलट स्टडी और पायलट प्रोजेक्ट। आप ये देखो, पायलट स्टडी, आप गवर्नमेंट स्कीम चलाती है, गवर्नमेंट स्कीम पायलट बेसिस पे चला रही है, मतलब गवर्नमेंट पहले देखेगी कि इस इंडिविजुअल पॉपुलेशन के लिए ये स्कीम है, अगर ये यहाँ पे सक्सेस हो गई तब इसको बड़े लेवल पे चलाएंगे। सक्सेस होती भी है या नहीं पता नहीं। जिस तरीके से हम सैंपल छोटा लेके ट्राई कर रहे हैं ना, वैसे ही पायलट प्रोजेक्ट और पायलट स्टडी है कि हम क्या करेंगे, पहले हम वो एक सर्वे टाइप हो गया कि हम किस पे करेंगे, एक छोटी पॉपुलेशन पे रिसर्च करेंगे और अगर ये सक्सेस होती है फिर हम इसको बड़े पैमाने पे इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे आपका हो गया मनरेगा पहले छोटे लेवल पे स्टार्ट की, अब वहां सक्सेस इसकी मिल गई, दैट मीन्स हम इस प्रोजेक्ट को अलग अलग जगह भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी रिसर्च पहले छोटे लेवल पे की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, यू नीड टू अंडरस्टैंड द ट्राइबल पॉपुलेशन। तो ट्राइबल पॉपुलेशन क्या पूरे भारत की ट्राइबल पॉपुलेशन को एक साथ डिस्कस करने लग जाओगे रिसर्च करने? नहीं, आप क्या करोगे, एक पायलट प्रोजेक्ट चलाओगे। पायलट प्रोजेक्ट में क्या होगा, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की पर्टिकुलर ट्राइबल पॉपुलेशन के एरिया में ये पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। जैसे एक प्रोजेक्ट चला था स्टेरिलाइजेशन, यस, तो स्टेरिलाइजेशन एक पर्टिकुलर एरिया में चलाया गया था, वहां पर सक्सेस रेट मिली, तब जाके इसको पैन इंडिया बेसिस पे स्टार्ट किया, यस। तो यही है आपका पायलट स्टडी। तो जब ये भी क्या हो गई, बड़ी बड़ी स्टडी करने से पहले हम पहले छोटी छोटी स्टडी करते हैं, अगर वो सक्सेस हो गई तब हम उसमें आगे बढ़ते हैं, वो है आपका पायलट स्टडी। इज इट क्लियर? देन नेक्स्ट इज बायो। अच्छा, 2 बार बायोग्राफी लिखा है, बाकी सारे हो गए थे, राइट। तो इस तरीके से जितनी भी चीजें हैं वो हम सर्वे हो गया, सिंपल सी चीज है सर्वे जो आपका चल रहा है, ये सब केस स्टडी में बता ही चुकी हूँ, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन, इंडिविजुअल सिचुएशन को फाइंड करने के लिए। बाकी और भी हो सकता है, 1-2 आपको हैंडआउट्स में मिल जाएंगे। हैंडआउट यू विल गेट इन ऑन मंडे, ठीक है। यहां पर आपका पेपर 1 कंप्लीट होता है। हाँ, लेट्स सेलिब्रेट, पहले बर्थडे पार्टीज दो अपनी अपनी। क्लियर? अप्रोक्सीमेट कोई बता सकता है, आप लोग ऑनलाइन क्लास ले रहे हो तो कितनी क्लासेस थी? 36 आज है। थर्टी 38 भी हो सकती है, ओके। 38 क्लास है ना, तो 40 क्लासेस ये हो गई और 30 अप्रोक्सीमेट 30 और 35 आपकी पेपर 2 में लगेगी। और क्या चाहिए इससे ज्यादा? मैंने आपको बोला था मैक्सिमम 90, आई टोल्ड यू मैक्सिमम 90 क्लासेस। और लास्ट बैच में कितनी थी अप्रोक्सीमेट? इतनी थी ना, लास्ट ईयर का है, लास्ट ईयर में। क्लियर? चिन्मय कहाँ है तुम्हारा विक्स? चलो आज इतने ही रखते हैं, फिर कल संडे है, मंडे से PYQ और पेपर 2। PYQ 2 से 3 दिन PYQ चलेंगे। जो टेस्ट हो चुके हैं उनके नहीं करेंगे, उनका अपन डिटेल में कर चुके हैं टेस्ट के साथ एनालिसिस। तो जो हमारी यूनिट बची है उनका PYQ एक बार खुद भी देख कर आना और रिवाइज भी कर आना आपके। दैट मीन्स ये जो 2-3 दिन है वो आपको रिलैक्स दिन मिल गए, किसके लिए? छुट्टी करने के लिए नहीं मिले हैं, रिवीजन करने के लिए मिले हैं, ठीक है। और थर्सडे का टेक्स्ट तो आपका फिक्स है ही है, बाकी का आगे का जो होगा बताऊंगी। और थर्सडे के मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 3 दिन ये चलेगा। थर्सडे को टेस्ट है और फिर फ्राइडे से अपना पेपर 2 स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके देन, थैंक यू। कौन से